बाजार में हरे निशान के साथ लेकिन उतार चढ़ाव के बीच होता हुआ कारोबार और आखिरी 1.5 घंटा रहेगा बेहद एक्शन भरा। जी हां, जानेंगे कि मजबूती और बढ़ेगी या फिर आएगी बिकवाली, कहां होगी क्लोजिंग और क्या करें आप कल की तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। भरपूर एक्शन है, दोनों तरफ के ट्रेड्स आपको इस बाजार में मिल रहे हैं। कई मौके हैं आपके लिए जो जिनके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स और अनिल जी से भी चर्चा करेंगे। तो सर, शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहले बताइए इस समय की बड़ी बातें क्या है। दीप, आज मजबूती के साथ कारोबार है लेकिन है काफ़ी उतार चढ़ाव के बीच। और इस वक्त आप देखेंगे तो निफ्टी 40 अंक मजबूत है और निफ्टी 100 अंक मजबूत है और बैंक निफ्टी 40 अंक मजबूत है। बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, लाल और हरे निशान के बीच झूलता हुआ। रेंज भी काफ़ी बड़ी, आज देखिए नीचे में 23,500 और ऊपर में 24,200, यानी कि लगभग 700 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने कारोबार किया है। वहीं निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो लगभग 200 पॉइंट की रेंज रही है जिसमें आपको कारोबार होता हुआ दिखा है। बैंक, फाइनेंशियल, मेटल, ऑटो शेयरों में आज अच्छी खरीदारी। मंथली सेल्स नंबर जो ऑटो के आए हैं वो आमतौर पर अच्छे नजर आ रहे हैं। एजीआर के फैसले के बाद एयरटेल में हुई अच्छी मजबूती तो वोडाफोन लुढ़का है। ये है आपके लिए आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इस बीच दुनिया भर के बाजारों पर डालिए नजर। यूरोप में मिला जुला कारोबार है, न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी, और डाउ फ्यूचर्स भी हल्की मजबूती के साथ यहाँ पर 50 पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये अब तक का कारोबार है। दीप, बिल्कुल, और अनिल जी एक्शन भरपूर है। आज तो लग रहा है हमारी और आपकी टेस्ट इनिंग्स चल रही है जहां से सुबह से एक्शन है, पर पेस 2020 वाली रही आज पूरे ही दिन। अब जो बड़े मैटर्स है वो निकल गए मॉरिटेरियम पर, अब कल फिर से सुनवाई होगी। पर जो एक्शन है अनिल जी वो कैसे देख रहे हैं? निफ्टी तो अपना माइंड बना चुका है, बैंक निफ्टी अभी भी डायरेक्शन ढूंढ रहा है। दीप, क्योंकि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके बाद अभी तक बैंक्स को ये मन बनाना बाकी है कि वाकई में आइडिया के पैसे आ जाएंगे या नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि सब लोगों को कंपनी के वर्जन का इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कंपनी क्या कहती है। क्या कंपनी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ जाकर इस बात की ओर इशारा करती है कि जी हाँ, हम 10 साल में पेमेंट करेंगे और मजबूती के साथ टिके हैं, इक्विटी रेज करेंगे, फंड्स इकट्ठा करेंगे और कंपनी को जिंदा रखेंगे। अगर ये होगा तो बैंक निफ्टी में बहुत तेजी से आग लगेगी, तेजी बनेगी। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर कंपनी ये सोचे कि नहीं, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है 10 साल में पैसा देना, वो भी साथ में ये कि आप बैंक गारंटी दो, और अगर ना दे पाएँ तो एमडी और सीईओ के लिए कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी, ये थोड़े से कठिन है। और अगर इस तरह का वर्जन आता है तो फिर आइडिया के लिए और बैंक्स के लिए नेगेटिव है। देखिए, आज आपको बैंक्स को आइडिया के साथ जोड़कर देखना होगा। आइडिया का स्टॉक नेगेटिव है तो बैंक कैसे भाग सकते हैं, आप क्लियरली उस तरह से देखिए। नो डाउट जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है वो रिलायंस जियो के लिए और साथ ही भारतीय एयरटेल के लिए अच्छा है, लेकिन आइडिया के लिए नेगेटिव है। आइडिया, चूंकि आइडिया का जो इंडस टावर का जो मर्जर भारतीय इंफ्राटेल के साथ हो रहा है, जिसकी आज सुबह ही मंजूरी मिली थी और जिसके चलते 4,000 करोड़ आइडिया को मिलना है, तो इस वजह से आप देख सकते हैं भारतीय इंफ्राटेल पर भी उसका एक सेंटीमेंट के लिहाज से इंपैक्ट आता हुआ दिख रहा है। भारतीय इंफ्राटेल भी इसीलिए कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, सुबह की मजबूती गंवाता हुआ। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक बार जब तक बिरला ग्रुप की तरफ से ये क्लैरिटी नहीं आती कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किस तरह से पढ़ रहे हैं और किस तरह से देख रहे हैं, तब तक मुझे लगता है कि बैंक्स थोड़े से वॉलेटाइल रहेंगे। अब इसमें आप दोनों तरह से अपना अपना अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ लोग मान रहे हैं कि इस फैसले को इस तरह से देखना चाहिए, आइडिया हाथों हाथ लेगा कि चलिए जो रिलीफ मिली वही सही, जितनी मांग रहे थे उतनी नहीं मिली, जितनी मिली उतनी भी काम चला लेंगे और कंपनी को जिंदा रखेंगे। दोनों ही बड़े नाम है, वोडाफोन भी और बिरला ग्रुप भी। दूसरी तरफ ये हो सकता है कि ये माने कि नहीं, ये कंडीशंस बड़ी मुश्किल वाली है और ऐसी कंडीशन के साथ कंपनी चलाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये हो सकता है कि किसी तो कंपनी के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है, तो बैंक्स के लिए नेगेटिव। तो एक मेरा मानना सिंपल यही है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि एक बार ये पता चल जाए कि बिरला ग्रुप इस बारे में क्या सोच रहा है, तो शायद बैंकों के लिए एकदम क्लियर कट डायरेक्शन आ जाए और तब बैंक्स आपको और तेज़ दौड़ लगाते हुए नजर आएंगे। तो उस डायरेक्शन की थोड़ी सी तलाश है, थोड़ा सा इंतज़ार है, देखते हैं कैसे क्या आगे बात बढ़ती है वो देखेंगे। लेकिन आइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन को और आगे बढ़ाते हैं और हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। उससे पहले एक बार जल्दी से कार्यक्रम में शामिल करते हैं भसीन साहब को, हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। वक्त है उनकी बेहतरीन पिक्स लेने का।
बसिन साहब, स्वागत है आपका। बाजार आज है हरे निशान के साथ, लेकिन वॉलेटिलिटी काफ़ी है और मैं डायरेक्शन आपसे कल लूँगा। आपने मुझे कहा ही है कि 2 तारीख के बाद या 2 या 3 तारीख को मैं आपको बताऊँगा, तो मैं आपसे पूछूंगा उसके बाद ही। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से मैं आपसे राय इस बात को लेकर लेना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है AGR वाले मामले पर, उसको आप कैसे देख रहे हैं? किस तरह से स्टॉक्स पर असर पड़ना चाहिए? सर, यही बात मेरे से आपने की थी जब आपके पैनल था, और मैंने आपको कहा इट्स अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन। इससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट क्या देगा? आपके पैसे आपके अंदर तो डाल नहीं सकता आपको अकाउंट में। उन्होंने आपको क्लैरिटी दे दी, इससे बड़ा क्लैरिटी मैंने देखी नहीं। 15 साल की जगह 10 साल दे दिए। और सर, ये विनिंग बिजनेसेस हैं, इनमें अभी तो शुरुआत है, आप कैसे लूज कर सकते हैं? आपके यहाँ मैंने आपको बोला था 765 वाला आइडिया 9.5 हो गया, और मेरी बात करते करते और भारतीय हो गया 552 रुपए। साथ में बैंक्स, आई एम वेरी पॉजिटिव, बैंक्स में एक न्यू लीज आएगी। और सर, काफियों ने तो प्रोविजन कर रखी है, और अब आप 10 साल का एक्सटेंशन दे रहे हैं। सर, आदित्य बिरला और मैं क्या बताऊं, जीडी बिरला जी तो 1960 में उन पे विजन थी कि उन्होंने रेणुकूट में कैप्टिव पावर प्लांट लगाया 1965, जो आज हिंडाल्को का नींव है। तो बिरलाज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप सर। आई हैव नो टू वेज that they are going to only make money and you should be invested in them. However, as a caveat, मैंने आपको भारती और रिलायंस कहा था, but I am very positive on the banks. I think the pessimism is unnecessarily overdone and it is a much needed correction। तो बैंक्स में आना था, आपने बैंक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग रैली देखी है। तो अनिल जी, एक और डिस्क्लोजर है, मैंने आपको कल ONGC में बाय दिया था, उसमें स्टॉप लॉस हो गया है। मैं ये क्लैरिफाई करूं, अगर आप थोड़ा सा रख सके, ONGC आज 4% नीचे, बट इट इज द बेस्ट PSU टू ओन एट दिस प्राइस। तो अगर स्टॉप लॉस हो गया, आप अपनी प्रॉफिट लॉस देखिए। उसके सामने मैंने RBL बैंक दिया था 197 पे शॉर्ट, वो 185 हो गया, उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब आपको मैं 2 कॉल दे रहा हूं सर, दोनों बाय की हैं। आप कहें तो मैं शुरुआत करूं, या आपकी और कोई ऑब्जर्वेशन हो तो मैं उसके लिए क्लैरिफिकेशन। नहीं जी, नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है सर। बताएं, सुबह तो आपने दोनों ही इंश्योरेंस कंपनियां खरीदने की राय दी थी, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों लिहाज से। अब बताएं सर, और कौन से स्टॉक्स आज आपके रडार पर हैं? अनिल जी, ये भी मैं बता दूं कि TCS, गोदरेज प्रॉपर्टी, HDFC लाइफ और भारती, ये मेरे कोर कॉम्पिटेंट्स हैं मेरे आज के पोर्टफोलियो में, और मैं इनको छोड़ूंगा नहीं जब तक ये 30-40% बढ़े नहीं फॉर बाय नेक्स्ट दिवाली। अब 2 पिक्स हैं सर। पहला है जो मैंने आपके यहाँ कई बार कहा 150 रुपए में DLF ने 180 जाके वापस करेक्ट हो गया है। यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे 153 का स्टॉप लॉस रखिए, 172 टू 175 का टारगेट। दूसरा पिक है सर मेरा, जो ऑटोज में OEMs बहुत अच्छा कर रहे हैं, विच हैज अ यूरोप कंटेंट, और वो है मदरसन सुमी। मैंने पहले भी इस पे बाय दी थी, 111, 11.5, 12, 12.5 है। इसमें 10 का स्टॉप लॉस रखिए, नियर टर्म टारगेट 122 टू 125। ओके, तो ये है आपके लिए 2 बेहतरीन पिक्स। DLF खरीदें 153, 153 के स्टॉप लॉस के साथ, 172, 175, 172, 175 का टारगेट। और दूसरा स्टॉक है जो खरीदारी करने की राय, वो है मदरसन सुमी। यहाँ पर खरीदारी करें 112, 112.50 के आसपास आप खरीद सकते हैं यहाँ पर। और नीचे में स्टॉप लॉस 110, 110 का, 122, 125 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। तो ये 2 बेहतरीन पिक्स वसीम साहब की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मुलाकात होगी आपसे फिर 2:50 पर, आपसे ठीक 45 मिनट बाद। तब आपसे लेंगे आपकी और बेहतरीन पिक्स हम थोड़ी ही देर में आपसे। आइए, और इस बीच कुछ और बड़ी खबर भी, एक्सक्लूसिव खबर भी आपके पास आने की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से इवेंट्स पर डालते हैं नजर। मानसी हमारे साथ है, मानसी बताइए। शुक्रिया अनिल जी। आज भूषण पावर इंसॉल्वेंसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर फोकस रहेगा। साथ ही वोडाफोन आइडिया लेनदारों को ब्याज का रीपेमेंट करने जा रही है, इस पर भी फोकस है। नतीजे बाजार बंद होने के बाद ONGC के आज निफ्टी स्पेस में आते दिखेंगे। कल बुधवार का दिन सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम मामले पर सुनवाई फिर होगी। नतीजे कोल इंडिया के निफ्टी स्पेस में आएंगे, और साथ ही जुबिलियंट फूड 1 से 3 के बीच नतीजे आने का अनुमान वायदा बाजार में हम लगाकर चल रहे हैं। गुरुवार का दिन 3 सितंबर निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन होगा। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकर्स और NBFCs के साथ एक बैठक करने जा रही है। RBI का 10,000 करोड़ के OMO का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। टोटल 20,000 करोड़ का OMO है, एक चरण खत्म हुआ है, दूसरा चरण कल शुरू होगा। 5 पैसा कैपिटल बोर्ड बैठक है, जिसमें QIP के जरिए पूंजी जुटाने पर कंपनी सोच विचार करेगी। और साथ ही नतीजों के लिहाज से वायदा बाजार में पेज इंडस्ट्रीज के नतीजे गुरुवार के दिन यानी 3 सितंबर को आते दिखेंगे।
ओके कई सारे इवेंट्स हैं, कुछ नतीजे अभी भी बाकी हैं आने, वहाँ पर नजर रहेगी। ONGC ऑफ कोर्स, जिसके बारे में भसीन साहब ये भी बात कर रहे थे, वहाँ पर भी नजर है। चलिए जान लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में आए हैं आज मार्केट्स खुलने के बाद। पूजा तैयार है उसके लिए। गुड आफ्टरनून पूजा। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले टेलीकॉम स्टॉक से जुड़ी आज बड़ी खबर आई है। AGR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और उनका कहना है कि 10 साल के अंदर AGR भुगतान करे। जितनी भी तमाम टेलीकॉम कंपनियां हैं 31 मार्च 2021 तक AGR बकाया का 10% भुगतान उनको करना शुरू करना पड़ेगा। इसके अलावा गेल पर भी नजर रखिए। यहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अगले 2 साल तक जो गेल का विनिवेश है वो अब नहीं होगा और अब 2023 में इसमें कुछ फैसला निकल कर आएगा। जब तक कंपनी के पास ऑर्डर की पाइपलाइन है वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक अब इस पर कुछ फैसला यहाँ पर निकल कर नहीं आएगा गेल के केस में। IG पेट्रोकेम जैसी कंपनियों पर भी नजर रखिए। यहाँ पर भी एक एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिली है। चीन और कोरिया से इम्पोर्टेड होने वाले केमिकल या कह सकते हैं एक एसिड है पैन, उसकी जांच शुरू हो चुकी है। ये इंडोनेशिया और थाईलैंड से इंपोर्ट किया जाता है और इसमें थिरुमलाई केमिकल्स और IG पेट्रोकेम इस केमिकल के प्रमुख उत्पादक हैं, तो आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। स्टील स्ट्रिप व्हील्स, इससे जुड़ी भी एक खबर आई। मार्केट के दौरान ही US यूरोप से कंपनी को बड़े ऑर्डर मिले हैं। करीब 42,000 व्हील्स के ये ऑर्डर दिए गए हैं कंपनी को। और आखिर में बात करते हैं एक ब्लॉक डील की। LIC हाउसिंग फाइनेंस में करीब 11.5 लाख शेयरों का सौदा हुआ है 300 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। ओके तो ये है वो तमाम स्टॉक्स जहां पर आज खबरों के दम पर रहेगा एक्शन। इस पर आप नजरें बनाए रखें। एक बेहतरीन और एक्सक्लूसिव खबर पर जो लेकर आ रही है हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। आइए जानते हैं स्वाति से क्या है खबर, किस सेक्टर से जुड़ी हुई, किस कंपनी से जुड़ी हुई। स्वाति बताइए क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके पास। जी हाँ बिल्कुल, पहले बार आप ये खबर सुनेंगे और हमारे ही चैनल पर ये पहले खबर आ रही है। गवर्नमेंट ने इम्पोज की है 5 साल की एंटी डंपिंग ड्यूटी एक्रिलिक फाइबर जो कि थाईलैंड से आता है। ये सरकार ने इसकी फाइनल फाइंडिंग्स निकाल ली है और इम्पोज कर दी है 5 साल की जो ड्यूटी कंटिन्यू होगी। वो इसके चलते कि डोमेस्टिक प्लेयर्स पर काफी नुकसान हो रहा है इस डंपिंग का और सरकार ने ये डिसीजन लिया है। 3 बड़े डोमेस्टिक प्लेयर्स यहाँ पर फोकस में होने चाहिए। इंडियन एक्रिलिक्स लिमिटेड, वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड और पशुपति एक्रोलिन लिमिटेड। ये तीनों कंपनीज 100% शेयर कमांड करती हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन, जो मैं प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ एक्रिलिक फाइबर के लिए। तो इन 3 कंपनीज के लिए बहुत बढ़िया खबर आज सरकार की तरफ से आते हुए इम्पोज हो गई है 5 साल की एंटी डंपिंग ड्यूटी इस फाइबर पर जो कि थाईलैंड से आता है। तो ये एक्रिलिक से के कारोबार से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए एक बड़ी खबर है जो आपके लिए आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर एक आपको नजर रखनी है। ये कब इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स बताएं। ये कब से लागू होने वाला है या लागू होने के लिए ऑलरेडी अनाउंसमेंट आ चुका है? सर यही बात बता रही हूँ, अभी जस्ट अनाउंसमेंट आया और हमने आपको ये सबसे पहले खबर पहुंचाई है। सरकार ने इस पे ओके कर दी है। एंटी डंपिंग ड्यूटी यहाँ लग चुकी है। अगले 5 साल से आज की डेट से लेके 1 सितंबर 2020 से अगले 5 साल 1 सितंबर 2025 तक ये ड्यूटी कंटिन्यू रहेगी। पहले भी ड्यूटी थी, इसकी रिवीजन होना था और रिवीजन में सरकार ने पाया कि डंपिंग चल रही थी जबरदस्त। और इन 3 कंपनीज, मैं फिर से नाम बता दूं, इंडियन एक्रिलिक्स और वर्धमान एक्रिलिक्स और पशुपति एक्रोलिन, ये तीनों कंपनीज 100% ये बनाती हैं और इनके लिए बहुत बड़ी और अच्छी खबर है क्योंकि इन्होंने ये फाइल की थी कंप्लेंट 30 नवंबर 2019 में इनिशिएट हुई थी इन्वेस्टिगेशन। इस पे कई महीने काम चला, जैसा आपने देखा। ऑलमोस्ट साल भर में सरकार ने ये पूरी इन्वेस्टिगेशन करके ये 5 साल की ड्यूटी बढ़ाने की बात कर दी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, क्योंकि थाईलैंड से ये जबरदस्त मात्रा में यहाँ डंपिंग हो रही थी और ये इन्वेस्टिगेशन में पाया गया और आज से ये ड्यूटी लागू हो गई है। सबसे पहले हमने आपको ये खबर आप तक पहुंचाई। बिल्कुल, और मैं ये बता आपको सबसे पहले पहुंची, लेकिन ये ऑफिशियली ये खबर आ चुकी है और इसी वजह से स्टॉक्स में आप देखिए रिएक्शन। पशुपति एक्रिलिक ये 20% के ऊपरी सर्किट पर है, इंडियन एक्रिलिक्स 20% ऊपर है, वर्धमान एक्रिलिक 17% ऊपर है। जी हाँ, ये 5 साल के लिए ड्यूटी लग चुकी है। इसमें ये नहीं कि बातचीत चल रही है, विचार कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये फैसला हो चुका है। अभी ये खबर आई है, थोड़ी ही देर पहले ये नोटिफिकेशन आया है कि थाईलैंड से इंपोर्ट होने वाले एक्रिलिक फाइबर पर
5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लग चुकी है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है इस वक्त की, बहुत बड़ी खबर, और यही वजह कि जो खबर ऑफिशियल और पक्की है, जहाँ सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट आ चुका है, ये एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दे रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली सरकार की तरफ से ये ड्यूटी लग चुकी है। ये एक बड़ा बदलाव है, ऑफिशियली ड्यूटी लग चुकी है। इसमें कहीं कोई वो इफ़ और बट वाली बात नहीं कि विचार किया जा रहा है, नोट भेजा गया है, जांच होनी है, विचार किया जाएगा, ऐसा सब कुछ भी नहीं है। ये फाइनल डिसीजन सरकार का हो चुका है और थाईलैंड से इंपोर्ट होने वाले एक्रिलिक पर यहाँ पर ड्यूटी लग चुकी है। तीनों ही स्टॉक देखिए, इंडियन एक्रिलिक, वर्धमान एक्रिलिक और पशुपति एक्रिलिक, तीनों ही स्टॉक 20% के ऊपरी सर्किट पर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी रिलीफ की बात इस सेक्टर के लिए आती हुई दिख रही है। तो ये है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर जो स्वाति ने आपके सामने रखी है, और तीनों ही स्टॉक आप देख सकते हैं 20% के ऊपरी सर्किट पर अब जा पहुंचे। तो ये बड़ी रिलीफ एक्रिलिक फाइबर वाली कंपनियों के लिए आती हुई दिख रही है। शुक्रिया स्वाति, ये बेहतरीन और एक्सक्लूसिव खबर के लिए सबसे पहले बताने के लिए, और उसका रिएक्शन एक्शन आप देख भी रहे हैं। तो दीप, ये तीनों ही स्टॉक बड़े जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पर बड़ी दिख रही है। जी दीप। सर्किट लग गया सर, तीनों स्टॉक्स में 20% का सर्किट लग गया है। स्वाति जी की एक्सक्लूसिव स्टोरी के बाद देखिए जी बिजनेस का एक्सक्लूसिव इम्पैक्ट, तीनों स्टॉक्स पर आप 20% का इस समय अपर सर्किट देख रहे हैं। तो शानदार रिएक्शन वहां पर आते हुए दिख रहा है आपको। ये 3 स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। आइए कुछ और स्टॉक्स पर भी नजर देते हैं जिस तरह से एक्शन इस समय बन रहा है। थोड़ी देर में कुशल भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे कि अब तक की जो ऑटो बिक्री हुई है अगस्त महीने की वो कैसी रही, और हमारे एक्सपर्ट्स के साथ भी हम चर्चा करेंगे इन सभी स्टॉक्स के बारे में जहां पर आप भरपूर एक्शन आते हुए देख रहे हैं। फार्मा स्टॉक्स पर नजर रखिए क्योंकि दिन के निचले स्तरों से यहां पर एक अच्छी रिकवरी आई है, तो अब थोड़ा रोटेशन फार्मा स्टॉक्स पर वापस आते हुए दिख रहा है और वहां पर एक्शन भरपूर हो रहा है। निफ्टी की भी बात करें तो वहां पर भी आप बढ़िया एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। तो देज लो के बाद जो रिकवरी हुई है वहां पर आप मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं, और अब जो सेक्टोरल पार्टिसिपेशन है वो बाजार में और बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये है मार्केट का हाल इस समय। बैंक्स पर भी आप देख रहे हैं कि हल्की सी रिकवरी आ रही है, तो वहां पर भी आप बढ़िया मूवमेंट देख रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा ऑटो स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, वहां पर बढ़िया एक्शन बन रहा है। कुशल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये बताने के लिए कि अब तक के जो ऑटो सेल्स नंबर्स आए हैं वो कैसे रहे। कुशल बताइए किस तरह के नंबर्स आए, हमने जो अनुमान लगाया था उससे बेहतर है या फिर थोड़ा कमजोरी देखी गई है? बिल्कुल दीपांशु, देखिए मेजॉरिटी नंबर्स तो अनुमान के हिसाब से दिख रहे हैं, और काफ़ी जगह पे जो सेगमेंट पर्टिकुलरली ट्रैक्टर्स देखें तो वहाँ पे आउटस्टैंडिंग नंबर्स आते हुए दिखे हैं अगस्त ऑटो बिक्री आंकड़ों में। और यहाँ पर सबसे पहले 4 व्हीलर्स की बात करता हूँ, जहाँ पर मारुति सुजुकी इनके सुबह जो है नंबर्स आते हुए दिखे थे, और इनकी कुल बिक्री जो है 17% बढ़कर 1,24,000 यूनिट्स आती हुई दिखी है अगस्त में, और हमारा जो अनुमान था वो 1,30,000 यूनिट्स का था। तो ऑलमोस्ट जो है जिस आपके एस्टिमेट्स थे उस लेवल्स तक ये पहुँचती हुई नजर आई हैं। साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनकी अगर आप ओवरऑल ऑटो सेल्स बिक्री देखेंगे तो 30,426 यूनिट्स पर रही है, और 16% की गिरावट यहां पर आई है। और हमारा जो अनुमान था वो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट यही लेवल्स पर था, और बैंग ऑन जो है एज पर एस्टिमेट्स जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। पर इनका जो ट्रैक्टर सेगमेंट है दीपांशु, यहां पर बहुत ही अच्छे नंबर्स आते हुए दिखे हैं। 65% की बढ़त हमें इसमें देखने को मिली है, और 24,458 यूनिट्स कंपनी बेचने में सफल रही है अगस्त महीने में। इनफैक्ट यहां पर जो हमारा एस्टिमेट था वो केवल 19,000 यूनिट्स का था। तो जो एस्टिमेट्स थे उससे काफी बेहतर साइड पर प्रदर्शन ट्रैक्टर स्पेस में M&M की तरफ से आता हुआ दिखा है। एस्कॉर्ट्स यहां पर भी वैसा ही परफॉर्मेंस जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ट्रैक्टर सेगमेंट में देखने को मिला है। इनकी भी कुल बिक्री जो है वो करीब 80% बढ़ी है, और 7,268 यूनिट्स पर जो है इन्होंने अपने ऑटो सेल्स रजिस्टर्स फिगर किए हैं, और 5,860 यूनिट्स का हमारा अनुमान था। करीब 45-50% की बढ़त हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके मुकाबले एस्कॉर्ट्स ने 80% की बढ़त दर्ज की है। वहीं आप सीवी स्पेस में देखें तो वहां पर दबाव अभी भी कंटिन्यू है। इनफैक्ट हमारा जो आंकड़ा था करीब 6,076 यूनिट्स का, उसके मुकाबले 5,824 यूनिट्स बेचने में ही सफल रही अशोक लेलैंड। तो यहां पर अनुमान से खराब नंबर्स आते हुए दिखे हैं। आइशर मोटर्स के भी जो VECV एस्पेक्ट है, साथ ही जो इनकी रॉयल एनफील्ड जो प्रीमियम सेगमेंट बाइक्स है वहां पर भी अनुमान से कमजोर नंबर्स आते हुए दिखे हैं, और SMS इजुजू यहां पर भी बिक्री जो है 53% घटकर आती हुई दिखी है।
ओके तो ये थी अब तक के ऑटो सेल्स। कुछ और नंबर्स आना अभी भी बाकी है, वहाँ पर देखेंगे। थोड़ा मिला जुला एक्शन रहा है, बट काफ़ी कंपनियों के नंबर्स अनुमान से बेहतर रहे हैं। चलिए एक्शन की शुरुआत करते हैं। हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। विश्वेश जी हमारे साथ हैं, नितिन जी हैं, राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब और सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्वेश जी, बैंक्स के बारे में बात करेंगे, एनबीएफसी के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले बताइए भारतीय एयरटेल में क्या चल रहा है। 7% का उछाल है, 550 के लेवल्स पर वापस आ गया है। किसी ने अगर ट्रेड मिस कर दिया तो अभी भी एंट्री का पॉइंट है या फिर थोड़ा अब रेजिस्टेंस के करीब दिख रहा है स्टॉक? गुड आफ्टरनून देवांशु। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट जिन स्तरों के आसपास है, यहाँ पे एग्रेसिव किसी जगह पे होना नहीं चाहिए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट रेंज में है। और कल के दिन में जो एक बहुत बड़ा शॉक आया था, उसके बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट एक बार कंसोलिडेट हो बिफोर मूविंग ईदर साइड। तो फिलहाल के लिए ट्रेड अगर आप भारतीय एयरटेल का लेना भी चाहते हो तो स्टॉप लॉसेस काफी बड़े हैं, और 560 का जो रेजिस्टेंस है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 44 लाख शेयर्स है, तो मुझे लगता है कि डिक्लाइन होता है तो आप खरीदारी कर सकते हो। फिलहाल के लिए ये ट्रेड डिफिकल्ट है। ऑन दी अदर हैंड दीपांशु, मेरे पास एक ट्रेड है, अगर आप अलाउ करें, बिगुल बजाए, तो मैं ट्रेड शेयर कर सकता हूँ। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं क्लोजिंग शो का पहला बिगुल विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। खरीदारी करनी है डीवीज लैब में। डीवीज लैब देखिए, फार्मा पैक में काफ़ी स्ट्रांग था और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मूव किया था। लेकिन फ्रॉम स्टार्ट ऑफ ऑलमोस्ट अगस्त 10 अगस्त से डीवीज लैब ऑलमोस्ट कहीं नहीं गया है। आज पहली बार स्टॉक में ऐसे सिग्नेचर बन रहे हैं कि यहाँ पे शायद मूव ऊपर की ओर आ सकता है। तो करीबन 32.15 के आसपास चल रहा है फ्यूचर में। मेरे हिसाब से 3170 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए दीपांशु, और अपसाइड में मुझे लगता है 3300 तक के टारगेट देखने मिलने चाहिए। तो डीवीज लैब फ्यूचर में खरीदारी करने की सलाह है। 3170 का स्टॉप लॉस, टारगेट रहेगा 3300। ओके, डिवीज लैब यहाँ पर खरीदारी करके चलिए, एक अच्छा मूव आ रहा है। और जैसा कि मैं कह भी रहा था कि फार्मा स्टॉक्स में आप बढ़िया एक्शन देख रहे हैं। डिवीज लैब अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बायोकॉन में अपने बहुत ही बढ़िया तेजी आज बनते हुए देखी है। औरोबिंदो दिन के निचले स्तरों से तकरीबन 4% आपने रिकवर भी होते हुए देखा है। तो बढ़िया एक्शन है। फार्मा स्पेस पर आप नज़र बना के रहिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खरीदारी हो रही है कुछ फार्मा स्टॉक्स पर। कुछ कंजम्पशन नेम्स पे भी आज आपने अच्छा रोटेशन आते हुए देखा है। डाबर की बात करते हैं। कुणाल जी, डाबर में अच्छी खरीदारी आई है, थोड़े समय के बाद पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ा है, 2.5% की तेजी है। यहाँ पर कोई ट्रेड है सर? देखिए, एक अच्छा पुल बैक दीपांशु आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है, और एक बिल्कुल सपोर्ट के लेवल से ही टकराकर इस स्टॉक में भी एक बाउंस आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि 495 रुपए पर रेजिस्टेंस है और 490 का भाव ऑलमोस्ट हो गया है। तो 495 के ऊपर जब ये स्टॉक टिकेगा तब इसमें वापस से नई खरीद करनी चाहिए, और जिनके पास पहले की खरीद है उनको 480 का एक रिवाइज स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करना चाहिए। 495 के ऊपर फ्रेश मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। आइए थोड़ी देर में आशु मदान साहब स्पेशल अपीयरेंस आपको देंगे। वो अतिथि कलाकार की भूमिका में आएंगे। आज शो में नहीं है, लेकिन उनसे शो में आए बगैर रहा नहीं जा रहा। तो एक स्पेशल स्प्रेड या कोई न कोई स्ट्रेटेजी आपके लिए आने की तैयारी में आशु मदान साहब की तरफ से। तो थोड़ी सी देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे, और थोड़ी सी देर में एक और बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर भी आपके लिए आने की तैयारी में है। वो आए उससे पहले स्विंग के सुल्तान आशु मदान का स्वागत कीजिए बिगुल के साथ। आशु सर, स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या है इरादा? अनिल जी, आज मुझे लगता है कि और तो कुछ नहीं, दो लोग काफी रिलीव्ड हैं, मैं और एक सुनील मित्तल, ये एजीआर वर्डिक्ट के बाद से। जिस तरह से भारतीय में तीसरे आप भी तो होंगे, तीसरे आप भी तो है कि भारतीय की जिम्मेदारी आपने अपने कंधों पे ले रखी थी। तीसरे तो आप भी रिलीव फील कर, मतलब एकदम महसूस कर रहे होंगे कि मैं रिलीव्ड हूँ। मैं वही कह रहा हूँ अनिल जी, दो जने, एक सुनील मित्तल और एक आशु मदान, हम दो जने थोड़ा रिलीफ फील कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली हर मैसेज बोलता था होल्ड 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 होल्ड। अनिल जी देखिए, मार्केट तो चॉपी है। मार्केट में जो कल जिस तरह का जो चीज हुई अनिल जी, कुछ टाइम से डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, कल एक रीजन बन गया, बहाना बन गया।
बट अदरवाइज अनिल जी कमिंग बैक टू माय फेवरेट स्टॉक भारती। अब अनिल जी भारती में मतलब जो नीचे का डर था, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अनिल जी, वो जो MSCI सेलिंग के चक्कर में जितने वीकेंड थे वो सारे के सारे निकल गए और किस भाव पे अब्जॉर्ब हो गए और कहाँ खड़ा हो गया। तो अनिल जी भारती में एक स्प्रेड बनाना है। भारती की 520 की इन द मनी कॉल लेनी है अनिल जी, 520 की 550 रुपए चल रहा है भारती। भारती की 520 की इन द मनी कॉल एक लेनी है और 560 की अनिल जी 2 बेचनी है। तो अनिल जी ये स्प्रेड जो है सिर्फ मात्र 1 रुपए कॉस्ट पे बन रहा है। 520 की भारती की एक कॉल लेनी है, 560 की 2 बेचनी है, सिर्फ 1 रुपए पे स्प्रेड बन रहा है। 519 के नीचे गया तो लॉस होगा 1 रुपए का। अदरवाइज अनिल जी पूरा महीना ये 600 रुपए तक सेफ है, 600 के ऊपर लॉस होगा। तो मुझे लगता है कि 520 और 600 का स्प्रेड बना के बैठ जाना चाहिए। कहीं पे भी बीच में बंद होगा भारतीय प्रॉफिट में आएगा। और वैसे भी अनिल जी जो हम रियल स्प्रेड भी बना रहे थे पिछले दिनों में, वो सब 510-20 के अराउंड की डिलीवरी लेने के लिए स्ट्रांगली मैं बोल रहा था कि वो लेनी चाहिए। तो अनिल जी अब भारती का जो वर्स्ट है वो ओवर हो चुका है, MSCI की सेलिंग भी हो चुकी है, ATR वर्डिक्ट भी आ चुका है, लेकिन अनिल जी मार्केट मुझे पॉजिटिव नहीं लगती है, इसलिए ये 1:2 सिर्फ भारती का स्प्रेड है, बाकी किसी में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये ठीक है कि चलिए 1 रुपए की कॉस्ट है, 500 से 600 में हम सेफ हैं। मुनाफा कब बनेगा, किस लेवल पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनेगा वो तो बताओ। किसी भी लेवल अनिल जी 520 से 600 कहीं बंद हो, लेकिन पीक प्रॉफिट होगा 560 पे, पीक प्रॉफिट 560। तो अभी भी तो 550 ही चल रहा है, तो 10 रुपए ऊपर जैसे ही आ जाए 560 पे निकल जाए इसमें से, ऐसा? नहीं अनिल जी निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो स्प्रेड बना हुआ है, तो जो ऑप्शन का भाव है वो भी तो बढ़ेगा, इसलिए इसको लेके बैठना पड़ेगा थोड़ा। हाँ अच्छा, नहीं मैं समझा ही नहीं। आशु सर आप मुझे समझाओ अच्छे से। देखो आपने 1 रुपया लग रहा है, मतलब समझ लो बिना कॉस्ट के हमारा काम हो रहा है। तो अनिल जी 520 ठीक है, न पैसे देने न लेने, एक 520 ठीक है अनिल जी आपने बाय कर ली 500 और 560 की 2 कॉल भेज दी, तो अनिल जी जीरो कॉस्ट होगी एक तरह से। अनिल जी का प्रॉफिट आएगा क्लोजिंग के पास, क्लोजिंग टू क्लोजर टू दी एक्सपायरी, इसमें ज्यादा प्रॉफिट आएगा। इसलिए अनिल जी शांति से बैठ जाए, क्योंकि अब ये कल और आज की तो मूव हो गई। अनिल जी आपको क्या गारंटी है, अगर अब ये 550 पे नहीं लेंगे और 540 का स्टॉप लॉस लगाएंगे नहीं हो जाएगा? पूरा चांस है, बिल्कुल हो सकता है। तो अनिल जी कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, आपको भारती का स्प्रेड लेके बैठ जाना है। और 24 सितंबर, ये महीना भी छोटा है, आपको आखिरी हफ्ते में इसमें पैसे मिल जाएंगे। तो सर है ना 560 के आसपास अगर क्लोज होता है तो 10 रुपए बनेंगे, यानी कि 2%। तो बेसिकली ये हुआ कि महीने का 2% का ब्याज आ जाएगा आपको। नहीं अनिल जी गलत। 560 के आसपास अगर बंद हुआ तो 40 रुपए बनेंगे, 40 रुपए। हाँ तो ऐसे बताओ ना, मैं वही तो पूछ रहा हूँ कितने ज्यादा बनेंगे, आप ज्यादा बता ही नहीं रहे हो। आपने पूछा पीक प्रॉफिट है 560 पे, बाकी 530 पे भी प्रॉफिट है, 540 पे भी प्रॉफिट है, 550 पे भी प्रॉफिट है, 60 पे भी प्रॉफिट है, 570 पे भी प्रॉफिट है, 580 पे भी प्रॉफिट है, 590 प्रॉफिट 560 है। हाँ देखिए आप 520 से 580 तक जो आपने बताया ना, उससे मेरे दिल में आपके लिए सम्मान 8 गुना बढ़ा, हर 10-10 रुपए पे। 520 से लेके 580 तक 8 गुना सम्मान बढ़ गया। मैं पहले वही सोच रहा था कि आप इतना कम बता रहे हो, ऐसा कैसे? 9 गुना सम्मान बढ़ गया है। प्रॉफिट तो अनिल जी पूरे 520 से 600 तक है, लेकिन पीक प्रॉफिट 560 पे है। ठीक बात है, समझ गया, परफेक्ट। तो ये एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी है भारतीय एयरटेल के लिए, जहाँ 550 का एक कॉल ऑप्शन खरीदिए, माफ कीजिए 520 का एक कॉल ऑप्शन खरीदिए और 560 के 2 कॉल ऑप्शन। जी हाँ 520 का खरीदिए, 560 के 2 बेचिए। अच्छा एक चीज और बताओ सर, आशु सर। हाँ जी, मार्केट पे व्यू देना चाहेंगे? अनिल जी मार्केट का व्यू पहले ही देते हैं। दीजिए। कई दिनों से डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा था, ये इंडो चाइना का कुछ बहाना बना है, लेकिन अनिल जी मार्केट ठीक हो गया है और बहुत सारे स्टॉक्स में मुझे लगता है कि फंसने के चांसेस हैं। लेकिन अनिल जी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जरूर आएंगी, पर उसके लिए उसी को आएंगे अनिल जी जिसके हाथ खाली रहेंगे। जिसके हाथ खाली नहीं होंगे वो सिर्फ आपसे और मेरे से पूछता रहेगा क्या हो गया, इंडिया चाइना हो गया, AGR की वजह से हो गया, या ये मार्जिन की वजह से हो गया, सब अटकलें लगाते रहेंगे। तो अनिल जी मतलब टाइमिंग नहीं कर सकते, बट मार्केट में अनिल जी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है और ध्यान रखना चाहिए नीचे के घर खुले हुए हैं। तो ये है आपके लिए
राय इस वक्त दोनों तरफ की रिस्क बराबर है। खबर कुछ ऐसी आ गई तो आपको उसके लिए सावधानी भी रखनी ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए और इन तमाम भारतीय का स्प्रेड और बाजार पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थोड़ी देर में मैं आपके सामने दो चीज़ें रखने वाला हूँ। एक तो 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी भी आएगी और उसके बाद थोड़ी देर में हम आपको एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर भी बताने वाले हैं। इन दोनों के लिए रहिए आप तैयार। तब तक एक बार जल्दी से एक स्टॉक जो एक्शन में उस पर फोकस कर लेते हैं और वो है बायोकॉन। 7% मजबूत होकर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है बायोकॉन का स्टॉक। जबरदस्त दौड़ लगाता हुआ आज के सेशन में। वागले साहब बायोकॉन के चार्ट्स पर अपनी राय दीजिए। आफ्टरनून अनिल जी, आज जिस तरह से उभर कर आया है अभी बाय नहीं कर सकते अनिल जी, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस इसका 402 403 में है, तो अभी ये 402 पर ही है। मुझे ऐसा कोई यहाँ से वन वे जाते हुए दिखता नहीं है। कल मेरा इसमें व्यू बेरिश था जो गलत हो गया, क्योंकि जो बाउंस बैक आया है वो काफ़ी शार्प है। मार्केट का व्यू क्लियर नहीं है, तो ये होते मैं बायोकॉन में बाय की सलाह ये लेवल पे नहीं दूंगा। 394 395 ये लेवल पे कोई बाय करता है 387 के स्टॉप लॉस से तो ठीक था। ओके, ये है बायोकॉन पर राय पर। वागले साहब आपके पास एक कॉल भी तैयार है, तो बिगुल बजाते हैं वागले जी के लिए। वागले कमांडर बताएं सर। दीपांशु, मेरा व्यू भारती में पॉजिटिव था और अभी भी है। 545 का करंट भाव है। मेरे लिए 547 548 के पार अगर ये निकल जाता है या 549 का लेवल पकड़िए, मैं 6 से 7 रुपए 1% के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह दूंगा। अभी अगर आप बाय करते हो 539 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और ऑन द अपसाइड मेरा मानना ये 560 565 तक 1 से 2 दिनों में जा सकता है। बिल्कुल, भारतीय पर व्यू पॉजिटिव है। आशु जी भी यही बोल के गए थे 560 के लेवल्स आते हो तो आसानी से दिख ही रहे हैं, खरीदारी करिए। ये है वागले साहब की सलाह भी। चलिए अब सुमित जी के लिए बिगुल बजाते हैं। सुपर हिट बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 319 रुपए 20 पैसा। स्टॉक का नाम है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स के अंदर यहाँ पे तेजी का मूव देखने को मिल रहा है। मार्केट्स के गिरावट से स्टॉक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। ये स्टॉक ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। ग्रेन्यूल्स में मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। नीचे में 308 का स्टॉप लॉस, क्योंकि 308 नीचे में सपोर्ट है और पिछले 3-4 दिनों में वहां पे स्टॉक ने सपोर्ट होल्ड किया है। और यहां से मेरे को लगता है कि ग्रेन्यूल्स के अंदर ऊपर में 330 रुपए से लेकर 340 रुपए तक का अपसाइड मूव जल्दी ही देखने को मिलना चाहिए। तो ग्रेन्यूल्स के अंदर कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करे और फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करे। 330 से 340 के टारगेट्स के लिए 308 का नीचे में लगाना है स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है ग्रेन्यूल्स। फार्मा शेयरों पर खरीदारी की राय लगातार अब आती हुई दिख रही है। तो शुरुआत की विश्वेश जी ने डिवीज लैब के साथ, सुमित जी आगे बढ़ाते हुए ग्रेन्यूल्स को। आइए अब मेरी 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी आए उससे पहले एक बार जल्दी से एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ रुख करते हैं। अच्छा, अब सुन लीजिए, ये खबर न सिर्फ एक्सक्लूसिव है बल्कि बड़ी भी है। न सिर्फ बड़ी है बल्कि बहुत बड़ी भी है। एक ऐसा सेक्टर है जिसको आमतौर पर खबरों के दम पर ही जाना जाता है और ये खबर उस सेक्टर के लिए गेम चेंजर है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है और ये खबर है शुगर शेयरों के लिए, शुगर सेक्टर के लिए। बता रहे हैं हमारे संवाददाता चेतन बुटानी। चेतन, बताइए किस तरह से शुगर सेक्टर के लिए ये बहुत बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आप लेकर आए। क्या है खबर, जरा बताइए। सर, जो हमने फर्स्ट जून 2020 को रिपोर्ट किया था कि 10 से 12 हजार करोड़ का एक पैकेज सरकार बना रही है शुगर इंडस्ट्री के लिए, अब वो फाइनल हो चुका है और मेरे सोर्सेज अब मुझे बता रहे हैं कि सितंबर के महीने में ही वो पैकेज डेफिनेटली कैबिनेट को अप्रूव करना होगा, क्योंकि अक्टूबर में जो चीनी का जो सीजन होता है वो शुरू हो जाता है। तो ये 10 से 12 हजार करोड़ रुपए का जो रिलीफ पैकेज भारत सरकार बना रही है वो डेफिनेटली अगले 25 से 30 दिनों में आने की पूरी उम्मीद है। अब जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि उसमें अच्छा क्या रहेगा। सबसे बड़ी बात रहेगी जो एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस जो शुगर के लिए होती है वो 31 से 33 रुपए हो जाएगी, जिसके चलते कंपनीज को और मुनाफा होने की उम्मीद है। दूसरी चीज, क्योंकि भारत में चीनी का सरप्लस है, उसके चलते भारत सरकार चीनी कंपनियों को अलाउ करेगी 65 से 70 लाख मेट्रिक टन एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी जाएगी। अभी वो 55 से 60 लाख है, तो मतलब 10 से 15% का इजाफा एक्सपोर्ट में मिलेगा।
तीसरी चीज, जो बफर स्टॉक भारत सरकार हर साल लेती है चीनी कंपनियों से, उसका एक्सटेंशन भी 31 जुलाई 2020 के बाद करने की पूरी उम्मीद है। उसका वो भी पार्ट एक कैबिनेट के प्रपोजल में जाने वाला है। और मेरे सोर्सेज मुझे ये भी बता रहे हैं कि सॉफ्ट लोन्स का सपोर्ट भी चीनी मिलों को भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो ये 4 से 5 महत्वपूर्ण चीजें हैं। और एक और चीज मेरे सोर्सेज ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले इनफैक्ट बताया था कि जो इथेनॉल सपोर्ट होता है, इथेनॉल में जब चीनी कंपनियां बनाती हैं तो उसमें भी भारत सरकार काफी फायदा देगी चीनी मिलों को। तो ये अभी देखना बाकी है कि क्या फाइन प्रिंट और डिटेल्स अभी आती हैं इथेनॉल से लेकर और कितना फाइनल सपोर्ट अमाउंट आता है। लेकिन अभी जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि हाँ, अगले 20 से 25 दिनों में इस महीने डेफिनेटली शुगर पैकेज अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर में सीजन शुरू हो जाता है। तो चीनी मिलों को वो एरियर्स क्लियर करने होते हैं, गन्ना किसानों को वो पैसा अकाउंट में देना होता है, तो उसका पूरा प्रोसीजर होता है। तो इसके चलते बहुत बड़ी खबर चीनी मिलों की, और ये जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर 1 जून 2020 को भी हमने ही पहले ब्रेक करी थी। बिल्कुल, पहले भी हमने आपको बताया था और अब भी हम आपको बता रहे हैं कि जल्द ही शुगर सेक्टर के लिए नया रिलीफ पैकेज क्लियर होने वाला है। और अनिल जी, बड़ी खबर है, हम देख भी रहे हैं शुगर सेक्टर, शुगर स्टॉक्स पर अच्छा रिएक्शन आ रहा है और शुगर के साथ साथ बाकी सेक्टर्स पर का भी इसका पॉजिटिव प्रभाव होता है। कैसे देखना चाहिए सर इस खबर को? दीप, ये तो है ना, ऐसा हो गया कि शुगर सेक्टर पर प्रभु प्रसन्न हो गए भगवान। मतलब इसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता है कि चेतन और कोई खबर ला सकते थे, क्योंकि सारी की सारी बातें जो शुगर सेक्टर को चाहिए वो इस एक्सक्लूसिव खबर में। पहला, राहत पैकेज 10 से 12 हज़ार करोड़ का वो इसी महीने आ रहा है, वो हो गया काम। दूसरा, अक्टूबर में जो नया सीजन शुरू होगा उसके पहले इसकी कैबिनेट की मंजूरी आ जाएगी, तो ये भी आपके लिए कि नए सीजन के पहले ही आपको पता चल गया। तीसरा, जो एक्सपोर्ट करना है आपको 65-70 लाख MT का वो मेट्रिक टन का एक जो एक्सपोर्ट करना है उसकी इजाज़त आपको देने जा रही है। आसान लोन शुगर कंपनियों को जो चाहिए वो मिलने जा रहा है। पांचवा, इसके अलावा जो 2 रुपए की जो इन्होंने MSP बढ़ाई है वो कैबिनेट में होने वाली है, उस पर भी एक लगभग मुहर लगती हुई दिख रही है। और 40 लाख बफर टन करने की जो स्टॉक करने की जो बात है वो भी 31 जुलाई को जो खत्म हो रही है उसे भी बढ़ाने का प्रस्ताव है, यानी कि बफर रहेगा तो नेचुरली शुगर का स्टोरेज ज़्यादा रहेगा। और आखिरी चीज़ जो एथेनॉल को लेकर जो चेतन ने बताई, चेतन एक बार वो आखिरी बात जो आपने जोड़ी है और एथेनॉल को लेकर उस पर भी बताएं कि शुगर कंपनियां क्या कह रही है। और मुझे ये बताइए, क्या इसके बाद शुगर सेक्टर की कोई ऐसी डिमांड बची है जो कि सरकार पूरी नहीं करने जा रही हो, ऐसा कुछ बचा है? सर, अभी बहुत सारी डिमांड रखी थी शुगर सेक्टर ने। फूड मिनिस्ट्री को भी इस्मा ने काफी रिकमेंडेशन दी थी और इंडिविजुअली भी शुगर कंपनीज काफी इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन को लिखती रहती डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे। लेकिन जो इथेनॉल का पार्ट अगर मैंने अभी जोड़ूं सर, वो ये मेरे सोर्सेज ने बताया कि अगर शुगर कंपनीज और इथेनॉल प्रोड्यूस करती है, क्योंकि भारत सरकार में एक नीति ये भी बन रही है कि इथेनॉल को एक फ्यूल सपोर्ट के माध्यम से देखा जाए, क्योंकि भारत जैसे देश में इथेनॉल का भी काफी सर्कस प्रोडक्शन है जो सैनिटाइजर्स में और बाकी चीजों में यूज होता है। तो अब सरकार चाहती है इथेनॉल को फ्यूल भी यूज किया जाए। तो अब जैसे जैसे इथेनॉल की गाड़ियां आ रही है, वैसे सरकार ये भी चाहती है कि इथेनॉल एज अ फ्यूल की भी शुगर कंपनीज को फायदा दी जाए, क्योंकि अगर डेफिनेटली अगर शुगर कंपनीज इथेनॉल को बनाकर आगे बेचेंगे तो और नेचुरली उनका भी फायदा होगा, क्योंकि एक तो उनकी प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगी, दूसरा भारत सरकार से सपोर्ट मिलने की भी उम्मीद है। तो डेफिनेटली दोनों तरफा अच्छी खबर चीनी मिलों के लिए, क्योंकि अगर वो इथेनॉल बनाती है तो भी अच्छी खबर है। लेकिन और कोई अगर इश्यूज हम बात करें तो डेफिनेटली वो यही रहेगा सर, मेरे हिसाब से, मेरे अंडरस्टैंडिंग सेक्टर की अभी मेरे हिसाब से यही रहेगी कि जो भी एक्सपोर्ट और अगर भारत सरकार करवा सके ज्यादा से ज्यादा अंडर डिफरेंट अग्रीमेंट्स, ट्रेड अग्रीमेंट्स डिफरेंट नेशंस के साथ, तो और भी ज्यादा चीनी मिलों को राहत मिलेगी, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग एरियर्स होते हैं वो भी काफी परेशान करते हैं चीनी मिलों को और गन्ना किसानों को। तो आई थिंक ये एक या दो चीजें ही हैं जो कंपनीज को परेशान करेंगी। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर है शुगर सेक्टर के लिए। और 2 स्टॉक है, द्वारिकेश शुगर और धामपुर शुगर। मैं 3 बजे जब सेठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे अपनी शॉर्ट टर्म पिक देने के लिए, तब उनसे भी राय लूंगा, क्योंकि सेठी साहब ने अपने पिक्स के तौर पर इन 2 शेयरों को लगातार रिकमेंड किया है और कहा है कि यहाँ पर बढ़िया तेजी वाले शेयर ये दोनों हो सकते हैं, धामपुर शुगर और द्वारिकेश शुगर। वैसे तो ये पूरे ही शुगर सेक्टर के लिए अच्छी खबर है, लेकिन फिर भी एक बार इन 2 और शेयरों पर भी हम रखेंगे नज़र। शुक्रिया आपका चेतन, ये बेहतरीन और एक्सक्लूसिव खबर। तो शुगर सेक्टर पर जितनी गहरी पकड़ चेतन की है और जो बेहतरीन खबरें समय से पहले सबसे पहले चेतन लेकर आते हैं वो लाजवाब है, काबिले तारीफ है। एक के बाद एक शुगर सेक्टर को लेकर सारी बड़ी और बेहतरीन खबरें सबसे पहले जी बिजनेस पर चेतन की तरफ से आप हमेशा आते हुए देखते हैं। आइए एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित जी का सुपरहिट।
बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है, 297.50 298 का भाव है। स्टॉक ने कल का हाई ब्रेक किया है। स्टॉक का नाम है EID पैरी। EID पैरी, ये स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक वैसे भी ऊपरी लेवल पे अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा है। लास्ट 2-3 हफ्तों से इनफैक्ट 1-1.5 महीना मुझे बोलना चाहिए ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक अब यहां से एक अच्छा तेजी दिखाने को तैयार है। इस स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 310 रुपए से लेके 320 रुपए तक का अपसाइड मूव EID पैरी के अंदर देखने को मिल सकता है। नीचे में 282-285 के आसपास का सपोर्ट जोन है, तो 285 के स्टॉप लॉस से EID पैरी में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। 310-320 रुपए तक के लेवल EID पैरी में जल्दी ही देखने को मिलने चाहिए। शुगर सेक्टर के लिए अच्छी खबर हम ला रहे हैं आपके लिए, एक्सक्लूसिव खबर। और देखिए शुगर स्टॉक्स पर रिएक्शन भी आ रहा है। EID पैरी पर अब ट्रेड की सलाह है सुमित जी की तरफ से। पर आइए 2:30 बज रहे हैं, बल्कि अब तो 2:30 से थोड़ा ज्यादा हो गया। समय है अनिल जी की स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, थोड़े मिले जुले ग्लोबल क्यूज हैं। हम देख रहे हैं सुबह से डाउ फ्यूचर्स एक छोटी सी रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं सर, तो एक सीमित दायरे में ही कारोबार है। थोड़े फ्लैट है इस समय, लगभग 10-15 पॉइंट्स नीचे, कुछ ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर रखिए सर, क्योंकि वहां पर लगभग 1% की तेजी है। तो डाउ फ्यूचर्स में ज्यादा कुछ एक्शन नहीं है, बट नैस्डैक फ्यूचर्स 1% ऊपर है। कल भी एक रिकॉर्ड हाई लगा था यहाँ पर। यूरोप थोड़ी सुस्ती दिखा रहा है। कल की छुट्टी के बाद यूके के बाजार खुले तो वहां पर 1% की गिरावट है, बट जर्मनी और फ्रांस में ज्यादा एक्शन नहीं है, थोड़ा मिला जुला कारोबार है। एशिया की ठीक ठाक क्लोजिंग हुई थी। हैंगसेंग फ्लैट क्लोज हुआ, शंघाई थोड़ी गेन्स के साथ हुआ, जापान भी फ्लैट ही रहा। तो थोड़े मिले जुले ग्लोबल क्यूज है सर, बताइए इस समय हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? दीप, क्या करना चाहते हैं बताइए आप? खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, इंतजार करना चाहते हैं, क्या करना चाहते पहले हैं? तो एक्चुअली है ना, देखिए जी जी जी, हाँ बोलिए। नहीं, मैं वही बोल रहा था सर कि थोड़ी बैंक निफ्टी पर क्लैरिटी आई कि अब होने क्या वाला है, क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं 100-200 पॉइंट तो एक मिनट में मूवमेंट आ रहा है। दीप देखिए, दो चीज है। पहली चीज 11,400 मजबूत सपोर्ट है। पहले मैं निफ्टी निपटा देता हूं आपके लिए। 11,400 मजबूत सपोर्ट है। तो अब जब तक आपके लिए ये आज का लो ना टूटे, और कल की क्लोजिंग भी आपकी यहीं पर हुई थी और कल का लो था 11,325। बेसिकली आप ये समझ लीजिए 11,300 11,400 की रेंज में मजबूत सपोर्ट है। ठीक है, परफेक्ट। तो ये है 11,300 11,400 की रेंज में मजबूत सपोर्ट, और 11,400 आसानी से टूटेगा नहीं, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं पर है 27 लाख शेयरों का, जिसमें से 10 लाख शेयर आज जुड़े हैं पुट में। तो ये आपका सपोर्ट हो गया। 11,500 पार करने में आएगा पसीना। रीजन ये कि वहां पर 25 लाख शेयर हैं, ऑलमोस्ट हाईएस्ट है। हाईएस्ट तो वैसे 12,000 पर है, लेकिन ऑलमोस्ट हाईएस्ट मान सकते हैं। और 25 लाख शेयर पुट में भी है और 25 लाख शेयर कॉल में भी है। तो जब तक आप 11,500 के नीचे हैं, कमजोर है, 11,500 के ऊपर है, फ्रेश मजबूती दिखेगी, क्योंकि 11,500 पर दोनों की पोजीशन बराबर बनी हुई है, पुट और कॉल के। तो 11,500 के ऊपर टिकना, क्लोज होना बहुत जरूरी है ताकत के लिए। तो आप एक चीज समझ लीजिए, जब तक 11,500 के नीचे हैं, आप अभी तक कमजोरी के ट्रेंड में, जो कल शुरू हुआ है उस कमजोरी के ट्रेंड को थोड़ा सा आप कंटिन्यू कर रहे हैं। 11,500 के ऊपर बंद होने पर थोड़ा आप बेहतर हो जाएंगे, और 11,550 के ऊपर बंद हुआ तो आज सुबह मैंने पहली लाइन यही लिखी थी कि वापस से दिल खोल कर मजबूती से जितना ताकत हो, जितना दम हो, तेजी करिए। 11,550 के ऊपर आपको क्लोजिंग मिल जाती है। तो 11,500 11,550 इस लेवल पर, इस रेंज पर थोड़ा सा रिस्की वाला मामला हो गया। पॉइंट नंबर 1। ये तो हुई बात निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखिए दीप, 23,500 यहाँ पर 6 लाख शेयर हैं, और 24,000 यहाँ पर भी 6 लाख शेयर पुट में है। दोनों जगह पुट में 6-6 लाख शेयर है, लेकिन 24,000 पर 8 लाख शेयर कॉल्स में भी हैं। तो 24,000 के ऊपर, जैसे मैं 11,500 के ऊपर से तेजी गिनूंगा, वैसे ही बैंक निफ्टी में मैं 24,000 के पार निकलने पर तेजी गिनूंगा। और 23,400 23,500 बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट है। तो बेसिकली मेरा इंतजार यह है कि 11,375 11,400 आए तब निफ्टी खरीदूं, 23,400 23,500 आए तब बैंक निफ्टी खरीदूं, बेहद छोटे स्टॉप लॉस के साथ। और वो छोटा स्टॉप लॉस क्या होगा? 11,300 का निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर 23,000 का स्टॉप लॉस होगा। 23,400 500 की रेंज में खरीदेंगे। वो लेवल एंट्री के लिए ठीक है। दोनों तरफ बाजार मौके दे रहा है, लेवल से इंतजार करें। और बाकी तो बेहतर यह है कि आप कल ही करें, आज ना करें, और जो भी करें आज क्लोज करके जाएं पोजीशन, कल के लिए ना रखें। ये ज़्यादा बढ़िया है। जिन लेवल पर मैं एंट्री की बात कर रहा हूँ वो अगर आपके लिए
3:05 के पहले आए तो ही एंट्री लीजिए, 3:05 के लिए के बाद आज के लिए ट्रेड ना करें। तो 23,400 23,500 आता है तो यहाँ एंट्री कीजिए, 11,375 11,400 आता है तो वहाँ एंट्री कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, अदरवाइज कल की कल देखेंगे। जी दीप। ओके, अगर डिप्स पर सही खरीदारी के लेवल्स मिले तो ही खरीदना चाहिए, वरना अगर चाहे तो अभी ट्रेड अवॉइड करिए, कल की कल देखी जाएगी। ठीक है, ये है आपके लिए इस समय स्ट्रैटेजी जहाँ तक मार्केट्स का सवाल है। सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ हैं, नितिन जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन जी की कॉल बस थोड़ी देर में लेंगे निफ्टी पर सिद्धार्थ जी, जिस तरह से एक्शन बन रहा है और आपका फेवरेट स्टॉक ग्रैन्यूल्स अब वापस फोकस में आ रहा है, एक बार तो 330 के टारगेट्स इस पर आ गए थे, अब जो डिप आया है फिर से एक खरीदारी का मौका है, फिर से ऊपर जाते हुए देखते हैं, क्या राय रहेगी? जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल, फार्मा एपीआई कंपनी में सब जगह रुझान बहुत अच्छा है और ये अच्छा रह सकता है। ये भाव पे नहीं, मैं कहूंगा ग्रैन्यूल्स को बाई ऑन डिप्स करना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी भी हमारा टारगेट प्राइस बरकरार है 330 के लिए, पर मैं निराश नहीं करूंगा दर्शकों को। एक स्टॉक लाया हूं यही स्पेस से और वो कंपनी है इप्का लैब, जो अभी ही खरीदारी करनी चाहिए। इप्का लैब पोजिशनल तौर पे राई है, 2300 रुपए का टारगेट होना चाहिए, 2300। HCQS हाइड्रोक्सिन क्लोरोक्विन बनाती है ये कंपनी, जो कोविड-19 में बहुत इस्तेमाल होती है। इप्का लैब पोजिशनल तौर पे 2300 का टारगेट। ओके, ये है आपके लिए इप्का लैब में खरीदारी करने की राय। और मुझे याद है ये ग्रेन्यूल्स जो अभी सुमित जी बता रहे थे वो भी सिद्धार्थ जी का बड़ा फेवरेट शेयर रहा है, डीवीज लैब बड़ा फेवरेट शेयर रहा है, तो एक के बाद एक फेवरेट शेयर है। एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी आपको विश्वेश जी भी देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नितिन जी तैयार है अपना निशाना लगाने के लिए, निफ्टी पर तैयार। नितिन जी के लिए बिगुल। बताएं नितिन जी। कल जी मार्केट बार बार बाउंस जो ऊपर कर रही है, बट हम लोग देख रहे हैं कि ये सस्टेन नहीं कर पा रही है, और जो रेंज इस एक्सपायरी की बन रही है वो निफ्टी में 11,600 से 11,400 की रेंज बन रही है। तो निफ्टी की तो ऑलरेडी जो स्ट्रैटेजी हमारी चल रही है कि जो सुबह मैंने दी थी कि 11,500 की पुट ऑप्शन लेनी है और 11,400 की बेचनी है, वो ऑलरेडी इंटैक्ट है। उसके अलावा यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी की हम एक बेयर स्प्रेड बनाते हैं, और बैंक निफ्टी में 23,800 की पुट ऑप्शन लेकर के, एट द मनी पुट ऑप्शन है, 23,800 की पुट ऑप्शन लेके 23,500 की हम पुट ऑप्शन बेचेंगे। 23,500 की इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि वो सपोर्ट लेवल है, और 23,800 की हम पुट ऑप्शन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 24,000 पे काफी रेसिस्टेंस दिख रहा है, इसलिए हम एट द मनी ले रहे हैं। तो 23,800 की हम पुट ऑप्शन लेकर के 23,500 बेच रहे हैं इक्वल क्वांटिटी में। ये करीब 135 के आसपास आपकी बन रही है, 135 136 की कॉस्टिंग आ रही है। 100 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, और मुझे लग रहा है 220 तक के टारगेट रखने चाहिए, यानी कि नीचे ऐसा लग रहा है कि 23,600 या 23,500 तक बैंक निफ्टी आनी चाहिए। यहाँ से 300 पॉइंट की एक करेक्शन हमें मिल सकती है। ऊपर रेसिस्टेंस आ रहा है, तो ये बियर पुट स्प्रेड होगी 23,800 लेकर के 23,500 बेचने की, ये 1:1 करेंगे। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि 23,200 तक आ सकता है बैंक निफ्टी, ये अंदाजा लग रहा है, राइट सर? नहीं अनिल जी, मैं ये मान रहा हूँ कि 23,500 तक आ सकता है, इसलिए हम 23,800 एट द मनी पुट ऑप्शन ले रहे हैं और 23,500 की बेच रहे हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अभी है। तो हम सपोर्ट को बेच रहे हैं और रेसिस्टेंस के आसपास की पुट ऑप्शन ले रहे हैं। ओके, तो ये तो बस ठीक है, 23,500 तो आ ही सकता है। कल का लो भी 23,375 के आसपास का है, आज भी 23,475 के आसपास का, तो 23,500 तक तो ठीक है। 200 पॉइंट की तो आजकल फटाफट जल्दी से हो ही जाती है, कोई खास बात नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए पुट ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की जाए नितिन जी की तरफ से आती हुई ऑप्शंस में। आइए अब बिगुल बजाते हैं विश्वेश जी के लिए, विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी।
देखिए अनिल जी, मार्केट मेरे हिसाब से क्यू ढूंढ रहा है और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो मुझे ऐसा लग रहा है 23,150 जो 5 महीने से लेवल नहीं निकला था, जिसके ऊपर लेवल निकलने के बाद में हमने 2000 पॉइंट की रैली देखी। मुझे लगता है वो स्ट्रॉन्ग 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 सपोर्ट है और वो जब तक वायलेट नहीं होता तब तक बहुत लार्जली बेरिश व्यू नहीं बनाना चाहिए। जबकि मेरा 11,800 का टारगेट था वो भी अचीव हो गया था। तो यहाँ पे मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन है और मैं खुद भी इसको फेवर करूंगा। स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक में बहुत ही ब्यूटीफुल ऑप्शंस के डेटा उभर के आ रहे हैं और एक्सिस बैंक में अगर आप 500 का कॉल ऑप्शन खरीदते हो जो समवेयर अराउंड 18 रुपए के आसपास पड़ रहा है और उसके सामने अगर आप 540 का कॉल एक ही बेचते हो जो समवेयर 8 रुपए के आसपास चल रहा है तो नेट जो स्प्रेड है ये आपको 10 रुपए का पड़ता है। बेस्ट चीज ये है अनिल जी कि 1:1 कॉल स्प्रेड बनाते हो तो नीचे में आपका रिस्क जो है वो खाली 12,000 रुपए का है ऑन एक्सपायरी डे और ऊपर में जो आपका रिवॉर्ड है वो 36,000 रुपीज के आसपास है। तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया। दूसरी चीज ये पूरी स्ट्रेटेजी करने में आपको जो मार्जिन लग रहा है वो खाली और खाली 20,200 रुपए लग रहा है। तो ऑन अ मार्जिन डिप्लॉयड अगर आप मैक्स प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हो दैट इज अ वेरी वेरी गुड कैलकुलेशन। ऑन दी अदर हैंड अनिल जी अगर मार्केट बहुत जोर से गिरता है और अगर बैंक निफ्टी 23,100 तोड़ देता है तो उस वक्त अगर आप इसको एग्जिट भी करते हो तो आपके जो पूरे 8 रुपए है वो भी नहीं लगेंगे और शायद आपको 3 रुपए का ही नुकसान हो। तो मेरी ओर से एक्सिस बैंक में 1:1 कॉल स्प्रेड खरीदने की सलाह होगी। 500 रुपए का कॉल खरीदना है, 540 का कॉल बेचना है। मेरा व्यू बुलिश है ऑन एक्सिस बैंक। ओके, 500 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदिए, 540 वाला बेचिए। कितने पैसे लगेंगे सर इसके और स्टॉप लॉस टारगेट फिर से बताओ आप विश्वेश जी जल्दी से। अनिल जी देखिए जो खरीद रहे हैं वो 18 रुपए में खरीद रहे हैं और जो बेच रहे हैं वो 8 रुपए में बेच रहे हैं। तो नेट स्प्रेड है वो आपका करीबन 10 रुपए के आसपास पड़ रहा है अनिल जी। तो आपका जो नेट कॉस्टिंग है वो 12 रुपए का मतलब 1200 का लॉट साइज 12,000 रुपए का और मेरे हिसाब से अगर इसमें आधे का भी स्टॉप लॉस रखे अगर आप या सपोज 4,000 का भी स्टॉप लॉस रखे तो भी मेरे हिसाब से इनफ रह जाएगा क्योंकि अगर बैंक निफ्टी 23,100 तोड़ेगा तो एक्सिस बैंक मेरे हिसाब से 470 तोड़ेगा तो उस केस में आप एग्जिट कर लीजिएगा। ओके ठीक है, परफेक्ट है। तो ये आपके लिए राय 540 के आसपास जब पहुंचे एक्सिस बैंक तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और वहां पर आप लाइफ एंजॉय करें। और कैसे करेंगे लाइफ एंजॉय? प्रॉफिट बुक करके, जो विश्वेश जी बता रहे हैं। आइए लाइफ एंजॉय करने का एक और तरीका बता दें जो पिछले 3-4 महीनों से आप लगातार फॉलो कर रहे हैं और वो है बसीन साहब की रिकमेंडेशन। वक्त है BTST स्टॉक्स का। स्वागत है सर आपका। बताएं सर पहले तो अपडेट और साथ ही आपकी नई पिक्स। अपडेट है सर, अभी आपको DLF दिया था 156.57 रुपए में, वो 161 बिक गया है 70। इंट्राडे आप बुक कर सकते हैं 2% का गेन, मगर टारगेट उसका 70 रुपए है। इसके अलावा मैंने आपको मदरसन दिया था उसमें खड़े रहिए। और अब आप कहें तो एक कॉल है सर जो बाय की है। जी बताएं सर। हाँ तो सर बाय है सिप्ला 33-34 का भाव है, 721 का स्टॉप लॉस रखिए, 775 का टारगेट। क्वालिटी स्टॉक है इस भाव पे, दिस इज द बेस्ट बाय टू इन द फार्मा पैक। ओके, फार्मा शेयरों में फिर से जो खरीदारी होती दिख रही है, सिप्ला खरीदारी करने की राय है इस वक्त वसीम साहब की तरफ से। 733-734 के आसपास खरीदिए, 721 का स्टॉप लॉस और 775 के टारगेट के लिए यहाँ पर करनी चाहिए आपको खरीदारी। ओके, तो ये है आपके लिए सिप्ला पर राय वसीम साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। थोड़ी देर में हमारे साथ सेठी साहब भी जुड़ेंगे और सेठी साहब से भी हम लेंगे उनकी कुछ बेहतरीन शॉर्ट टर्म पिक्स भी, उन पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले सिद्धार्थ जी वापस से सारे के सारे केमिकल स्टॉक्स बड़ी तेज दौड़ लगा रहे हैं। अब भी कोई आपको ऐसा लग रहा है कि जिसमें पोटेंशियल अच्छा है, भागना बाकी है, मतलब चलना बाकी नहीं, भागना बाकी, दोनों में फर्क समझिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी भी चल सकता है, चलने का मतलब धीमे धीमे, भाग सकता है, ऐसा कोई स्टॉक अभी भी बाकी है? सिद्धार्थ जी बताइए। जी बिल्कुल सर बाकी है, और केमिकल ऐसा सेक्टर है, मैं ऐसे ही केमिकल का उगता सूरज नाम नहीं दिया हूं। यहाँ पे नई नई कंपनी आती जाएगी, पर आज जो भागने के लिए मैं कंपनी लेके आया हूँ वो है टाटा केमिकल। हिंदुस्तान ने नमक खाया है इसका। मुझे लगता है कि सोडा ऐश में तीसरा बड़ा विश्व का बड़ा प्लेयर है। टाटा सॉल्ट इंडिया में सब जगह फेमस है। मुझे लगता है कि टाटा केमिकल क्रॉप प्रोटेक्शन के बिजनेस में भी है। ये कंपनी सोडा ऐश की कंपनी यहाँ पे बहुत अच्छी खरीदारी हो सकती है। 400 का हमारा टारगेट है, ये स्टॉक में बहुत अच्छा दौड़ लग सकता है।
ओके, तो टाटा केमिकल अभी भी दौड़ लगा सकता है। और इस बीच तिरुमलाई केमिकल और आईजी पेट्रो, दो स्टॉक आपके सामने लेकर आते हैं। सुबह के हमारी एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने रख देते हैं, जो हमने कहा कि इन दो कंपनियों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी इनके प्रोडक्ट्स पर लगाने की जो बात चल रही है। आप देखिए, तिरुमलाई केमिकल दिन के हाई पॉइंट पर 9% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आईजी पेट्रोकेमिकल, ये भी स्टॉक ऐसा है जो मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छी खासी तेजी यहां पर भी होती दिख रही है। आईजी पेट्रो, हाँ, 6% मजबूत है, 235 के आसपास, 238 के आसपास दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर आईजी पेट्रो ट्रेड कर रहा है। तिरुमलाई केमिकल दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है। एक और स्टॉक एसपीएल मिड कैप कैटेगरी में आपको सुबह आशीष कुकरेजा साहब ने दिया था, केम बॉन्ड, एक वो और नई केमिकल कंपनी ढूंढ कर लाए केम बॉन्ड, और वो स्टॉक 11% अब मजबूत है। 165-66, 11% तो अभी दिख रहा है, 15% के आसपास, 16% वो मजबूत होता दिखा है। 170 के आसपास का हाई केम बॉन्ड ने बनाया है। तो जो बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरें और रिकमेंडेशंस होती दिख रही हैं, उसका कमाल देखिए। एक और फार्मा स्टॉक, आज सारे फार्मा स्टॉक ऊपर है, लेकिन जैन साहब ने आपको सुबह बता दिया, जयपुर वाले जैन साहब, गुजरात थेमिस, ये 10% के सर्किट के आसपास ट्रेड करता हुआ, 10% का सर्किट है, 202-203 रुपए के आसपास गुजरात थेमिस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये एक और स्टॉक है जहां बड़ा कमाल होता हुआ दिख रहा है। 3 स्टॉक एक्रिलिक फाइबर बनाने वाली कंपनियां, अभी थोड़ी देर पहले स्वाति ने जो खबर दी कि थाईलैंड से आने वाले एक्रिलिक फाइबर पर 5 साल की इंपोर्ट ड्यूटी लग चुकी है, लगने वाली नहीं, लग चुकी है। पशुपति एक्रिलॉक, इंडियन एक्रिलिक, वर्धमान एक्रिलिक, ये तीनों ही स्टॉक ऐसे हैं जो 20% के सर्किट पर इस वक्त ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ये है कमाल, एक्सक्लूसिव और बड़ी खबरों का आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। तो ये बढ़िया खबर है। दीप, तो एक्शन भरपूर है कैश मार्केट में जी? बिल्कुल अनिल जी, एक्शन भरपूर है कैश मार्केट में, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं सर जहां पर एक्शन आते हुए दिख रहा है। एक स्टॉक, आप केमिकल स्टॉक्स की बात तो कर ही रहे थे सुमित जी के साथ, जहां पर हमने बढ़िया मूव देखा है, पर और भी हम एक्शन देख रहे हैं। जी सिद्धार्थ जी, आप कुछ बोल रहे थे सर? जी दीपांशु, केमिकल की कंपनी अनिल सर टच कर रहे हैं, तो केमिकल की कंपनी में से एक कंपनी चुन के लाया हूं जो जी बिजनेस पे उनका मैनेजमेंट भी आया था, और वो कंपनी है विनती ऑर्गेनिक्स। मुझे लगता है कि विनती ऑर्गेनिक्स पे बहुत अच्छा दम लग सकता है। एटीबीएस करके जो केमिकल है, ये विश्व में लुब्रिजोल करके कंपनी बनाती थी, अब वो कंपनी बंद हो गई है अमेरिका की। तो विनती ऑर्गेनिक्स एटीबीएस में वर्ल्ड लीडर है। तो हमारे भारत में ऐसी भी कंपनियां हैं जो वर्ल्ड लीडर है, इसको खरीदना चाहिए। मुझे लगता है विनती ऑर्गेनिक्स भी आप 1300 रुपए के टारगेट के लिए जरूर खरीदारी कर सकते हैं। ओके, तो विनती ऑर्गेनिक्स, बिल्कुल थोड़े ही दिन पहले मैंने जो उनकी एमडी है विनती सराफ मुत्रेजा, उनसे मैंने बातचीत भी की थी और काफ़ी डिटेल में डिस्कशन भी किया। कंपनी के लिए बड़ा ज़बरदस्त आउटलुक नज़र आ रहा है। और हमारे एक्सपर्ट सिद्धार्थ जी तो केमिकल के, मुझे नहीं लगता केमिकल स्पेस में सिद्धार्थ जी से बढ़िया गहरी पकड़ रखने वाला है। दो ही हैं, मतलब एक वरिंदर बंसल है और दूसरे सिद्धार्थ सेदानी है, जिनकी गहरी पकड़ है। दोनों ही केमिकल और एपीआई सेक्टर्स पर गहरी रिसर्च वो करके लाए। आइए गहरी रिसर्च के बाद बंसल जी और कुणाल जी कल का काम आज ही कर लेते हैं। समझ तो गए होंगे आप, पिक ऑफ द डे। बंसल जी और कुणाल जी के लिए ये बड़ा बिल्कुल पिक ऑफ द डे का। बताएं सर। अनिल जी, ये पिक ऑफ द डे है और इसको मैं बिल्कुल कल बदलूंगा नहीं। कल सुबह भी मेरा यही रहेगा। हाई कन्विक्शन बाय कॉल है, खरीदारी की राय है बायोकॉन में। काफी समय से स्टॉक ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट कर रहा था और कंसोलिडेशन को खत्म करा है, और आज जो इसने पैटर्न बनाया है अनिल जी, ये पैटर्न है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया। और जो जी बिजनेस के एमएनसी किंग है वो इस पैटर्न से मैरिड है, और उन्होंने मुझे सिखाया था इस पैटर्न को गोल्ड, सिल्वर, क्रूड पे लगाया करो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है और बायोकॉन रीरेटिंग दिखाएगा। अक्सर हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट की भी बात करते हैं शो के अंदर, तो यहाँ पर बायोकॉन में इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी बना है। मंदी से तेजी की तरफ स्टॉक आया है, मिस नहीं करना है। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, आज सुबह से मैं और राकेश जी इस पर मन बनाते रहे। कभी राकेश जी को पसंद नहीं आ रहा था, कभी मुझे नहीं आ रहा था, लेकिन फाइनली अब दोनों का एग्रीमेंट है और ये पिक ऑफ द डे है अनिल जी। बहुत ही दमदार ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ही शानदार पैटर्न है और इसको मौजूदा स्तरों पर खरीदें। 394 रुपये 394 पर स्टॉप लॉस रखना है।
पहला टारगेट 420 मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए अनिल जी 425 पहला टारगेट और 435 रुपए दूसरा टारगेट। तो 435 के टारगेट के लिए बायोकॉन में खरीदारी की राय है। ये है पिक ऑफ द डे। 420 पसंद नहीं तो 419 और 421 भी तो रख सकते थे। आप ऐसा मत बोलो कुणाल जी, पक्का आपके चार्ट पे 425 ही निकल के आ रहा होगा। ईमानदारी से बताओ, नहीं तो मैं दूसरों से चार्ट चेक करवा लूंगा। नहीं अनिल जी देखिए 425 भी नहीं आ रहा है, असल में तो आ रहा है 435। अनिल जी वैसे तो 435 की रेजिस्टेंस है, टारगेट तो होना चाहिए 435, लेकिन एक कंजर्वेटिव टारगेट हम लोग अनिल जी इसलिए दे देते हैं कि मान लीजिए स्टॉक ऊपर जाके हल्का सा नीचे आ जाए तो कम से कम एक टारगेट तो हासिल हो जाए। ओके ठीक बात है। चलिए, तो 425 और 435 के टारगेट के लिए क्या है, देखो सब ध्यान रखना पड़ता है, देखो बहुत जरूरी है। कुणाल जी, बंसल जी क्या कह रहे हैं, विश्व जी क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो आप जो बार बार ये मैं जो सबको, हाँ एक बार ये मैं सबको एक साथ जब दिखाता हूँ ना, तो एक साथ इसलिए नहीं कि मतलब मेरा ध्यान रहना चाहिए कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन बोर हो रहा है, कौन बड़ा अलर्ट है, कौन उबासी ले रहा है, कौन बड़ा ध्यान से सुन रहा है, ये सब चीज़ें मैं ध्यान रखता हूँ। जी कुणाल जी। हाँ अनिल जी देखिए, आज देखिए अनिल जी इससे सिद्ध होता है कि आप असल में सीए हैं, क्योंकि अनिल जी आपको ऑडिट करे बिना अनिल जी आपको चैन नहीं है। तो हर कॉल की जो ऑडिट आप करते हैं अनिल जी कमाल है। तो आप जो पहला प्यार आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी है अनिल जी, सिद्ध हो गया। बिल्कुल 100% है। और वो हमें मतलब कई बार तो ऑडिट करते करते मैं फॉरेंसिक ऑडिट तक मैं पहुंच जाता हूं। बाकी तो आप सब लोग समझ ही गए होंगे। तो मैं सिर्फ खाली वो ऊपर वाला ऑडिट नहीं, जरूरत लगे तो पूरा फॉरेंसिक ऑडिट भी कर डालो, है ना। तो मौका छोड़ो मत ऑडिट करने का कोई भी। तो चलिए, मौका मत छोड़िए, जो मौका आपको देते हैं सेठी साहब। और वक्त है सेठी साहब की शॉर्ट टर्म दमदार पिक का। सेठी साहब, स्वागत है आपका। मुश्किल माहौल में भी आप एकदम दमदार तरीके से डटे और टिके हुए हैं। आपकी जो आज की पिक है, पहले तो बताएं सर, एक है या अनेक? अनिल जी वैसे एक ही पिक थी, बट अभी बाजार के माहौल को देखते हुए एक F&O स्पेस से भी एक ट्रेडिंग कॉल आया है, तो वो भी देना चाहूंगा, तो 2 पिक हो जाएगी। जे बात बताइए, पहले कैश का स्टॉक बताइए सर, कौन सा है बताइए। बिल्कुल अनिल जी, पहले कैश का स्टॉक है, एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, कई बार चैनल पे इसका नाम आया है, कई सिद्धार्थ जी वगैरह ने भी रिकमेंड किया है। स्टॉक का नाम है KEI इंडस्ट्रीज। ये वायर्स और केबल्स बनाने वाली एक दिग्गज कंपनी है। सॉलिड फंडामेंटल्स है कंपनी के। रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 17%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 28%, एक जीरो डेट, नेग्लिजिबल डेट 0.21 का डेट इक्विटी रेशियो है। और पिछले 3 साल में जबरदस्त ग्रोथ दर्ज करी है। पैट में करीबन 32% की दर से ग्रोथ हुई है। FIIs और DIIs अराउंड 43% इसमें स्टेक रखते हैं। और बहुत ही जबरदस्त कंपनी, और जिस तरह से सरकार का फोकस है केबल्स पे, ये जो डिजिटाइजेशन का जो फोकस है कि 6 लाख गांवों को 1000 दिन में कनेक्ट करेंगे, स्मार्ट सिटीज का भी जो फायदा है इस कंपनी को मिलेगा। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 410 के आसपास ये ट्रेड करता है। मेरा शॉर्ट टर्म में 430 का टारगेट है और स्टॉप लॉस रहेगा 400 रुपए का। 430 का टारगेट, 400 का स्टॉप लॉस, और ये है KEI इंडस्ट्री में खरीदारी करने की राय। और अभी थोड़ी देर पहले KEI इंडस्ट्री के बारे में जो हम बात कर रहे थे, विनती ऑर्गेनिक्स के बारे में, वो भी आपने मेरे ख्याल से रिकमेंड किया हुआ था पहले, और सिद्धार्थ जी ने जो रिकमेंड किया, तो सिद्धार्थ जी का कहना था कि मैनेजमेंट से बात हुई है विनती ऑर्गेनिक्स से। सिद्धार्थ जी, KEI इंडस्ट्री के भी मैनेजमेंट से अनिल गुप्ता साहब से मैंने 2 दिन पहले ही बात की थी न्यूज़ पर यूज सेगमेंट में, और KEI इंडस्ट्री भी आपने भी रिकमेंड किया था। सिद्धार्थ जी, आपकी भी रिकमेंडेशन लिस्ट में है ना ये शेयर? बिल्कुल अनिल जी, आपकी याददाश्त का तो सोने पे सुहागा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 473 हमारा टारगेट है। वाह। एक लाइन खाली ऐड करूंगा KEI इंडस्ट्रीज के लिए। एक सेगमेंट नया भारत में बनते जा रहा है इंडिया में, वो है फास्ट मूवर इलेक्ट्रिकल गुड, FMCG के बदले FMEG, जिसमें KEI इंडस्ट्रीज और ये सब कंपनियां घुसते जा रही है। बहुत बेहतरीन शेयर है, सेठी जी का पूरा समर्थन करूंगा। लो, कौन दे रहा है? ये है आपके लिए KEI इंडस्ट्रीज पर आए।
एक और बेहतरीन स्टॉक हमें देने वाले हैं सेठी साहब, वायदा करोगा। उसके पहले सेठी साहब, आपने थोड़ी देर पहले अपना नाम सुना होगा चैनल पे, और मैंने कहा भी कि ये सेठी साहब के पसंदीदा स्टॉक्स रहे हैं शायद द्वारिकेश और धामपुर शुगर। आज शुगर के लिए हमने एक बढ़िया और बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की, 10 से 12 हज़ार करोड़ का राहत पैकेज इसी महीने आएगा। बफर स्टॉक बढ़ाने को मंजूरी दी जा रही है, दाम बढ़ने वाले हैं, एक्सपोर्ट को मंजूरी दी जा रही है, आसान लोन दिया जाएगा। सारी की सारी जो दिक्कतें हैं शुगर सेक्टर की वो दूर करने के लिए सरकार तैयार हो रही है, वो भी अक्टूबर का सीजन शुरू होने के पहले। बताइए आपकी क्या राय है, इनमें आपको कौन से शेयर पसंद है सर? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव खबर है पूरे सेक्टर के लिए। और इस सेक्टर पे कुछ दिन से मैं भी बुलिश रहा हूँ, और मैंने ये आपने ठीक याद किया, धामपुर शुगर मैंने हाल ही में रिकमेंड किया था, उसके बाद उसमें एक अच्छी तेजी बनी, फिर बाद में जो बाजार में गिरावट आई उसके बाद वापस से वो रिकमेंडेड लेवल्स के आसपास आ गया। डेफिनेटली खरीदारी करने का अच्छा मौका। और इसके अलावा भी शुगर स्पेस से बलरामपुर चीनी मुझे पसंद आता है, और हमने 2-3 और शुगर स्टॉक जैसे EID पैरी को काफी निचला लेवल पर रिकमेंड किया, और आज अभी थोड़ी देर पहले शायद सुमित ने भी रिकमेंड करा है, वो भी अच्छा स्टॉक है। आंध्रा शुगर भी बहुत पसंद आता है। मुझे लगता है इन सब स्टॉक्स में डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। और ये जो आपकी खबर है इसका तो पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा ही, और बाकी भी इनके परफॉर्मेंस और जिस तरह का एक ये फेस्टिव सीजन चल रहा भी है और आगे भी आने वाला है, मुझे लगता है शुगर सेक्टर बिल्कुल फोकस में रहेगा। तो ये है आपके लिए शुगर शेयरों पर राय। एक बार फिर से बिल्कुल बहुत देर हो गई सेठी साहब को जोश दिलाने के लिए, जैसे कि हनुमान जी को जोश दिलाने के लिए जामवंत ने बताया, वैसे हम सेठी साहब को जोश दिलाने के लिए एक बिगुल बजाते हैं। अब वायदा कारोबार की सेठी साहब की स्पेशल पिक आने की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले रुके सेठी साहब रुके, उससे पहले आपके लिए आ रही एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर जो देने के लिए तैयार है हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। धड़ाधड़ एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़, एक्सक्लूसिव न्यूज़ का सिलसिला आपको जी बिजनेस पर मिलेगा। हमारे रिपोर्टर मुस्तैदी से काम करते हुए दिख रहे हैं इस वक्त लॉकडाउन के माहौल में भी, वर्क फ्रॉम होम में लगातार एक के बाद एक स्टोरीज लाते हुए नजर आए। तो आइए चलते हैं स्वाति के पास, जानते हैं क्या है बड़ी खबर। स्वाति बताइए। देखिए अनिल जी, हमारा फोकस है कि हमारे दर्शक सबसे पहले खबर पकड़ें और उसका फायदा उठाएं, तो हम लगे हुए हैं आपके नेतृत्व में और कोशिश कर रहे हैं पहले खबर लेकर आए। तो ये खबर भी केमिकल सेक्टर से जुड़ी है, और जैसा आप बता रहे हैं और हम लगातार खबर लेकर आ रहे हैं, तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी से रिलेटेड खबर है। मैं बता दूं, कंपनी का नाम है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। इसके लिए बहुत बढ़िया खबर साबित होने जा रही है, क्योंकि सरकार ने इनकी याचिका सुनी है और एक इनिशिएट कर दी है इन्वेस्टिगेशन, जो कि इम्पोर्ट्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड, ये पर्टिकुलर कंपाउंड, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर एक एंटी डंपिंग ड्यूटी की जो याचिका है वो सरकार ने मंजूर की है, और इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू है। ये चाइना से काफी डंपिंग यहाँ हो रही है, ये बताया जा रहा है। इसमें ये कहा गया है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं है जो इंडियन कंपनीज बना रही हैं, स्पेशली गुजरात फ्लोरोकेमिकल जैसा मैंने बताया, और इसमें टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर एंड यूजेस हैं, टेक्निकल और कमर्शियल सब्स्टिट्यूबिलिटी है, टैरिफ भी क्लासिफिकेशन सब कुछ सेम है। तो क्यों हम अलाउ करें चाइना से इस प्रोडक्ट का इंपोर्ट होना, जबकि डोमेस्टिक यहाँ बना सकती है और डोमेस्टिक कंपनीज को हानि होती है जब आप इंपोर्ट करके यहाँ लेकर आ रहे हैं। और इसी के चलते मिथाइल क्लोराइड, जिसका यूज होता है एडिबल फैट, कोकोआ, बटर, एसेंस में, रेयन, यार्न बनाने में, फार्मा में, एग्रो में, और इसकी इन्वेस्टिगेशन का जो पीरियड रखा गया है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक। और ये गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स इस कंपनी के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट और बढ़िया खबर आते हुए। ओके, तो ये है आपके लिए गुजरात फ्लोरो के लिए बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर ये कि अप्रैल 19 से मार्च 2020 के बीच में, यानी कि अभी ताज़ा जो इंपोर्ट हुए, चीन से जो इंपोर्ट हुए, उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के मामले को लेकर जांच शुरू हो चुकी है और बात आगे बढ़ेगी। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, कुणाल जी चार्ट्स बताइए, देखकर स्टॉक में और कितनी तेजी होगी। बड़ी मजबूती के साथ स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा, 6% का बड़ा उछाल आज आपको नजर आएगा। तो आज की सारी एक्सक्लूसिव खबर, बाजार का मूड माहौल कैसा भी हो, लेकिन एक्सक्लूसिव खबर पर स्टॉक तेज दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, बताइए।
अनिल जी देखिए, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, बहुत ही बढ़िया मूव एक आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है और एक सपोर्ट अब स्टॉक के लिए क्रिएट हो गया है 520 रुपए के आसपास। कुछ दिनों पहले मैंने और राकेश जी ने इसको शामिल भी किया था एल्गो में, और जिस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर है 580 585 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो मेरी राय में अभी भी पूरी अपसाइड संभव है। स्टॉप लॉस रिवाइज करके चले, 525 का एक रिवाइज स्टॉप लॉस रख के 580 के टारगेट से होल्ड करने की राय। ओके, ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। और गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स और कुणाल जी के चार्ट्स का दम देखिए, और मजबूत होता हुआ अब 7% ऊपर होकर ट्रेड करता हुआ दिखा है। ये है दम कुणाल जी के चार्ट्स का, कुणाल जी की पढ़ाई का, जो कुणाल जी आपके सामने चार्ट्स की पढ़ाई करके रखते हैं। शुक्रिया स्वाति, शुक्रिया कुणाल जी। और आइए अब बिगुल सेठी साहब की सदाबहार पिक का एक और पिक है, और उसके बाद नितिन जी के पास चलेंगे, उनके पास भी कुछ बड़ा निशाना है। तो पहले सेठी साहब के लिए बिगुल एक और एफएनओ की पिक सेठी साहब की तरफ से। बनाए सेठी साहब। बिल्कुल अनिल जी, F&O स्पेस से आज मुझे शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा लग रहा है। स्टॉक का नाम है डॉक्टर रेड्डी, करंट भाव है 4350 का। इस स्टॉक में मुझे लगता है बहुत ही जल्दी हो सकता है, कल परसों में ही हमको 4425 तक के लेवल्स बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं, और स्टॉप लॉस रहेगा 4325 रुपए। ओके, 4325 का स्टॉप लॉस और 4425 का टारगेट, राइट? करेक्ट अनिल जी। ओके, जब सबको फार्मा स्टॉक पसंद ही आ रहे तो सेठी साहब ने डिसीजन सही लिया कि भाई फार्मा पे ही जा रहा है तो डॉक्टर के साथ जाओ। एक तो फार्मा और ऊपर से डॉक्टर भी, तो डबल फार्मा हो गया एक तरह से। क्यों सेठी साहब, ठीक है ना? तो डॉक्टर रेड्डी अगले 1-2 दिनों के लिए सेठी साहब को पसंद है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। जी सेठी साहब। नहीं बिल्कुल, आज जिस तरह से फार्मा स्टॉक हमने बायोकॉन में देखा, क्या जबरदस्त रिवर्सल हुआ नीचे लेवल से, वैसे ही मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डी में भी एक जबरदस्त तेजी बननी चाहिए। तो मेरा तो कल का ही टारगेट है, या हो सकता है ये जो अभी थोड़ा समय बचा है उसमें भी 4400 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। 4425 का टारगेट है और 4325 का स्टॉप लॉस रहेगा। थोड़ी देर में जय ठक्कर जुड़ेंगे अपने कैश के ऑप्शन के साथ, लेकिन उससे पहले नितिन जी तैयार है। नितिन जी का निशाना लगेगा निफ्टी पर, आइए बिगुल के साथ। बताइए नितिन जी। देखिए जी, अभी लास्ट 15-20 मिनट में डेटा में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखी है, और कल जो शॉर्ट पोजीशन बनी थी वो काफ़ी हद तक कवर होती हुई दिख रही है। तो जो मैंने एक स्प्रेड दी थी 11,500 11,400, जिसमें 5 से 6 रुपए का नुकसान आ रहा है, एक तो पहले उसको स्क्वायर ऑफ करें निफ्टी में, उसको क्लोज कर दें। दूसरी बैंक निफ्टी में जो अभी स्प्रेड दी थी उसमें 20 से 22 रुपए का नुकसान है, इंटू 25 जो लॉट साइज है, तो अप्रोक्सीमेटली आपको 600-700 रुपए पर लॉट का नुकसान होगा, तो उससे भी एग्जिट कर जाएं। यानी बैंक निफ्टी की बियर पुट स्प्रेड और निफ्टी की बियर पुट स्प्रेड जो थी वो थोड़े लॉस में, उससे एग्जिट करके हम एक बुल कॉल स्प्रेड कल के लिए कैरी करेंगे। यानी मैं डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूं, और कल ओपनिंग के लिए पॉजिटिव व्यू रख करके मैं बुल कॉल स्प्रेड ले रहा हूं, और यहाँ पे हम 23,900 की कॉल ऑप्शन लेंगे। 23,900 की कॉल ऑप्शन 325-326 में आ रही है। ये कॉल ऑप्शन लेकर के और उसको हेज करने के लिए मैं 24,200 की कॉल ऑप्शन बेचूंगा। यानी कि यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर की कॉल ऑप्शन हम बेचेंगे। इसमें करीब 124-125 रुपए की कॉस्टिंग आपकी लग रही है, और इसका टारगेट 225 रुपया रखेंगे, यानी 100 रुपए का प्रॉफिट का टारगेट रखेंगे, और स्टॉप लॉस हम 30 रुपए नीचे का रखेंगे। यानी जो 125 के स्प्रेड है ये आपकी 95 की रह जाए तो आप इसमें लॉस बुक कर लें, अदरवाइज 220 रुपए का टारगेट होगा, और हो सकता है कि 24,200-300 की तरफ जाए, क्योंकि जो अभी लास्ट आधे घंटे में डेटा में काफी डेवलपमेंट दिखी है। और बैंक निफ्टी भी आप देखें 220-225 पॉइंट ऊपर हो गई है। निफ्टी में भी एक बाउंस आ रहा है जो 11,500 के ऊपर क्लोज होने की पूरी संभावना बन रही है। तो मुझे लग रहा है एक ओपनिंग ट्रेड के ख्याल से ये बुल कॉल स्प्रेड कल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो नितिन जी 24,000 कॉल खरीदा है। चलिए जी, 23,900 की कॉल ऑप्शन लेना चाह रहा था, एट द मनी के आसपास है। 23,900 लेकर के प्रीमियम बहुत ज्यादा है, इसलिए हम 24,200 बेच दे रहे हैं। 24,200 का प्रीमियम 200 रुपए है, तो 300 पॉइंट की स्प्रेड बना रहे हैं अनिल जी। ठीक है, परफेक्ट। 23,900 का एक कॉल खरीदिए, सामने एक ही कॉल बेचिए 24,200 का, 125 रुपए की कॉस्ट में बन जाएगा। स्टॉप लॉस 95 रुपए पर रखिए, 30 रुपए की मैक्सिमम रिस्क,
225 बन जाएंगे आपके, तब लाइफ एंजॉय कर लीजिएगा नितिन जी के हिसाब से। तो ये है, डेटा में बदलाव होते दिख रहे हैं, लेकिन आज डेटा में बदलाव बार बार लगातार होते हुए दिख रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो फाइनली क्लोजिंग की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो हम बेहतरीन तरीके से बढ़ रहे हैं, और इस बेहतरीन तरीके में सोने में सुहागा लगाने के लिए सिद्धार्थ सेरानी साहब तैयार हैं अपनी एक बेहतरीन और स्पेशल पिक के साथ। बिगुल बताइए सिद्धार्थ जी। सर ऐसा है कि कल के झटके के बाद दर्शकों को एक चीज तो हो गया होगा कि सेफ्टी बहुत जरूरी है। ये चीज तो सब मान गए होंगे कि अच्छा सेफ स्टॉक भी चुनना बहुत जरूरी होता है। करेक्ट। तो ही एक सेफ सेक्टर से एक स्टॉक चुन के लाया हूँ। बड़ी कंपनी है और दिग्गज है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये बहुत हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद अब निकला है। हमारा खैर इस पे टारगेट 2450 निवेश की राय पे है, बट शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर पे एक अच्छा मूव आ सकता है। टारगेट होना चाहिए 2450 का निवेश के दृष्टिकोण से। सेफ्टी है और एफएमसीजी उतना मूवमेंट नहीं दिया है, एफएमसीजी पे अब मूव आ सकता है। सर कोई छोटा हिंदुस्तान यूनिलीवर जितनी बड़ी कंपनी अगर हमें टेक ओवर नहीं करनी हो, कोई हम छोटी मोटी कंपनी टेक ओवर करना चाहे तो वो बताओ सर। बिल्कुल छोटी बड़ी कंपनी भी है, और ये है एमएनसी कंपनी। अनिल जी ऐसा है कि आप बोले और हमारे पास ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और ये एक एमएनसी कंपनी लेके आया हूँ। ये सेक्टर से नहीं है, वो है ऑटोमेशन की कंपनी सीमेंस इंडिया। ये छोटी कंपनी है रिलेटिवली हिंदुस्तान लीवर के मुकाबले। सीमेंस इंडिया पे खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट होना चाहिए 1350 का। सीमेंस भी दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गया है। ओके तो अब सीमेंस ना, कम्युन्स नहीं सीमेंस बोल रहे हैं आप, राइट? सीमेंस इंडिया, जी हाँ, ऑटोमेशन की कंपनी। ओके तो मतलब इसका मतलब ये सिद्धार्थ जी आप मुझे कुछ खरीदने नहीं दोगे। देशी कंपनी बताओगे तो HUL जितनी इतनी बड़ी, दूसरा ऑप्शन पूछूंगा तो आप बोलोगे विदेशी कंपनी खरीदो, वो भी उतना ही मुश्किल काम है। कोई ऐसी छोटी नहीं है 25-50-100 रुपए वाली जो खरीद सके। आप आराम से सोचिए, टेक योर ऑन स्वीट टाइम। तब तक मैं जय ठक्कर के पास घूम कर आता हूँ। कोई छोटी मोटी मेरे लायक ऐसी 25-50-100 रुपए वाली कंपनी, जरा सोचिए, हो सकता है कहीं आपके किसी खजाने में मिल जाए। तब तक जय का कैश का ऑप्शन देख लेते हैं, आइए। बताएं जय, क्या इरादा है? अब तो कॉल ऑप्शन ही कोई खरीदेंगे? अनिल जी नहीं, कॉन्ट्रा कॉल है। इनफैक्ट वेरी गुड आफ्टरनून टू फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल जी। मार्केट में सुबह हमने कॉल ऑप्शन दिया था, हमारा एंटीसिपेशन था कि 11,550 से लेके 11,600 का मूव हमें देखने मिलेगा। वो एंटीसिपेशन बिल्कुल सही गया। इनफैक्ट सुपरफास्ट फ्यूचर्स में भी मैंने फ्यूचर खरीदने की सलाह दी थी और वो भी टारगेट्स आ गए। तो हमारे कॉल ऑप्शन में भी प्रॉफिट हुआ, फ्यूचर में हमने जो बाय दिया उसमें भी प्रॉफिट हुआ। वो एंटीसिपेशन के हिसाब से हो गया है। अब मुझे नहीं लगता अनिल जी की बाय करना चाहिए, बिकॉज मैंने एक बाउंस एक्सपेक्ट किया था। इतना शार्प फॉल आने के बाद एक शार्प बाउंस आता है, तो दोनों हुआ है। इनफैक्ट मैं स्पेशली कहूंगा कि बैंक निफ्टी में ज्यादा आना चाहिए था, कंपैरेटिवली नहीं आया तो अच्छा ही हुआ। हमने निफ्टी पर दिया बाय और वो हो गया। अब कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहूंगा अनिल जी। अब मुझे बाय करना है निफ्टी का पुट ऑप्शन, बिकॉज अनिल जी बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में ट्राइंगल में फंसा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न हुआ अवर द चार्ट्स पर, तो ये ट्राइंगल का पैटर्न का ब्रेकडाउन हमें नीचे की तरफ देखने मिलना चाहिए। मतलब फ्लिप साइड निफ्टी में कोई बाउंस जो हमें अभी तक देखने मिला है वो करेक्टिव बाउंस ही रहा है, 3 ईयर स्ट्रक्चर रहा है, नहीं तो कुछ एक खास मैं कहूंगा एक क्लियर एक रिवर्सल आया है ऐसा नहीं लग रहा है। तो वो एक बाउंस के हिसाब से ही बाउंस आया है शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से, और जो एक्सपेक्टेड था एक फ्रेश रैली स्टार्ट हुई ऐसा लग नहीं रहा है। हालांकि हम गलत हो सकते हैं, बट देन हाउएवर मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू पुट साइड पर अब मुझे ज्यादा फेवरेबल लग रहा है। तो यही वीकली एक्सपायरी का मैं कहूँगा 11,450 का हम पुट ऑप्शन खरीदते हैं, जो करीब 51 के आसपास मिल रहा है, 51 के आसपास। ये अनिल जी खरीद कर चलना है। इसमें हम स्टॉप लॉस लगा देंगे नीचे में लगभग 21 रुपए का। तो 51 पे बाय कर रहे हैं, 21 का स्टॉप लॉस। ऊपर में टारगेट हम कर देंगे अनिल जी 84 का। सेकंड टारगेट बनेगा 100 का। 84 एंड 100 ये दो टारगेट्स के लिए निफ्टी का 11,450 का पुट ऑप्शन खरीदेंगे अनिल जी। 50% वीकनेस में हो चुका है निफ्टी में। सो रिस्क योर पॉइंट ऑफ व्यू फिर से पुट ऑप्शन या तो शॉर्ट साइड पर अगर फोकस करो तो देखने मिल सकता है, डाउन साइड की फिर से एक
ओके 11,450 का पुट ऑप्शन निफ्टी का खरीदना है 51 रुपये में, 30 रुपये का स्टॉप लॉस और 30 रुपये मतलब 21 रुपये का स्टॉप लॉस। ओके 30 रुपये नीचे लगाना, माफ़ कीजिएगा। टारगेट है 84 रुपये का 84 और 100 रुपये के टारगेट के लिए। अभी अब एक चीज़ मैं बता दूं, कभी कभी है ना कुछ लोग हमें ऐसे मैसेज भेजते हैं कि भाई आपके एक एक्सपर्ट कॉल बाय कॉल दे रहे हैं, एक एक्सपर्ट सेल कॉल दे रहे हैं। देखिए तो मार्केट है भाई, और मेरा तो फंडा बहुत क्लियर है, लाइफ में मैं किसी का कॉल सेंसर करता नहीं। जिसको जो कॉल देना है तेजी मंदी का अपना अपना है, आपको किसको फॉलो करना है वो आप जाने। और अगर आपको लगता है कि कन्फ्यूजन है तो कुछ ना करें, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं कि किसी एक ने बोला खरीदो तो खरीदना है, किसी ने दूसरे ने बोला बेचो तो बेचा है। या तो आप अपना जजमेंट ले लें, और अगर आपको लगता है नहीं अपना जजमेंट नहीं लेना है, किसी और का लेना है, तो फिर या तो उसे फॉलो करें। और उसे फॉलो करने में आपको ये दिक्कत आ रही किसी और ने कोई और कॉल दिया है तो फिर कुछ भी ना करें, ज़्यादा बढ़िया है। तो शांति से बैठे, क्योंकि क्या है ये ऐसा मार्केट है, यहाँ पर दोनों तरह के कॉल्स आएंगे, दोनों तरह के कॉल्स सही भी हो सकते हैं और दोनों तरह के कॉल्स गलत भी हो सकते हैं। ये ऐसा ही मार्केट है, चौपी मार्केट जिसको बोलते हैं। तो इसलिए अपने डिसीजन के लिए वो कहता है वो बस में, बंसल जी वो आपने कभी बचपन में वो रोडवेज की बस में ट्रेवल किया है बंसल जी? आपने तो किया तो नहीं होगा, जिस तरह का सूट वूट और एकदम ही आपने जैकेट वैकेट टाई वाई लगा के ऐसा, मतलब ऐसा लगता है आप बचपन से ही रईस थे ऐसा। या कभी किया है ट्रेवल आपने सरकारी बसों में? देखिए अनिल जी, आप मेरे वीडियो उठा के देख लीजिए, ये तन पे जैकेट और ये घड़ी वड़ी तो अनिल जी बिजनेस में आने के बाद आई है। इससे पहले तो अनिल जी बिल्कुल रोडवेज की बस में ट्रेवल कराया है और डबल डेकर में भी ट्रेवल कराया दिल्ली के अंदर, तो हर चीज में। हाँ अनिल, तो अनिल जी मैं तो दिल्ली से हरिद्वार डीटीसी की बस में गया हूँ, रोडवेज की बसों में ट्रेवल करा हुआ है। हाँ तो ये इसका बस का याद वहाँ से आया कि बसों में लिखा हुआ रहता था। हमारे राजस्थान में तो बहुत लिखा हुआ रहता था, सुमित जी जानते होंगे, सिद्धार्थ जी भी जानते होंगे, यात्री अपने सामान की हिफाजत खुद करे। ठीक है, उसी तरह से अगर जो भी कॉल्स आप ले रहे हैं, आप अपने कॉल्स की अपनी पोजीशन की हिफाजत खुद करें, दूसरों पर ध्यान रखें। किसी को कह सकते हैं पास वाले कि मेरे सामान का ध्यान रखना, कह सकते हैं, लेकिन कुछ हो गया तो वो एक लेवल के बाद जिम्मेदार नहीं है, इसीलिए आप ध्यान में रखें। बंसल जी ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है अनिल जी। ऑन अ लाइटर नोट एक चीज ऐड करता हूं अनिल जी, जैसे आप कह रहे हो रोडवेज की बसों में जिन्होंने ट्रेवल करा होगा, तो जो रोडवेज की बसें जहां रुकती हैं खाने पीने के लिए अनिल जी, वहां पे लिखा होता था कृपया करके पर्दे से हाथ ना साफ करें अनिल जी। किससे 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 कृपया करके अनिल जी देखिए अनिल जी, रोडवेज की बसें तो नॉर्मल ढाबों पर रुकती हैं अनिल जी, तो ढाबों पर वो आदमी खाना वाना खाता था तो वहां पे लिखा होता था बकायदा कि कृपया करके खाने के बाद पर्दे से हाथ साफ ना करें। ये बात तो सही है बिल्कुल। अच्छा, दूसरों के यहाँ पर्दे में से हाथ साफ करने में मजा तो बहुत आता है। दूसरे का सोफा हो, दूसरों का पर्दा हो, अच्छा दूसरे की कार में आप जा रहे हो उनकी सीट से पहुंच लिया, आनंद तो बहुत आता है। इसको कभी किसी और दिन के लिए रिजर्व रखते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। मज़ा तो बहुत आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप सब लोगों ने भी लिए होंगे, हाँ बोले ना बोले, लिए तो पक्के होंगे सबने कहीं न कहीं। और अपना हो तो वही रुमाल से पहुँचना भी हो तो बड़ा ध्यान से आज लोग करते, तो ये बड़ा फ़र्क तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए 3:20 का समय हो रहा है, जल्दी से एक बार फटाफट 3:20 की स्ट्रेटजी ले लेते हैं और उसके बाद आपको जैसा कि वादा किया है हमारे सिद्धार्थ जी ने एक स्पेशल पिक मेरे लायक 100 रुपये से कम वाली वो देने के लिए तैयार हैं। तो जल्दी से दीप फटाफट ग्लोबल मार्केट्स बता दें, 3:20 की स्ट्रेटजी देख लेते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बताते हैं स्ट्रेटजी का। अनिल जी ठीक ठाक एक्शन है, डाउ एकदम सपाट है, हल्का सा पॉजिटिव ट्रेड है, नैस्डैक फ्यूचर्स अब 1% से ज्यादा की तेजी में है, यूरोप के बाजार भी अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं इस समय, तो अच्छे ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं सर, पॉजिटिव ही एक्शन बनते हुए दिख रहा है, थोड़ा फ्लैट है बट पॉजिटिव है सर। दीप देखिए, डेटा दोनों तरफ के बन रहे हैं। वैसे जिनको कम रिस्क लेने की आदत है वो कुछ ना करें, शांति से बैठें, और जो रिस्क लेना चाहते हैं फिर उनके लिए सिंपल है, 23,000 का 24,000 का आपका बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन है वो खरीदें।
24,000 का, और 24,200 या 24,500 अपनी श्रद्धा के अनुसार बेच दें। 11,500 का कॉल ऑप्शन खरीदें, 11,600 का बेच दें। ये आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं अगर बनाना चाहें, और नहीं तो फिर कुछ ना बनाएं, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आज है ना ऑप्शंस की कीमत बहुत ज़्यादा है। तो आपको कल बहुत ज़्यादा अगर फेवरेबल ट्रेड हुआ तो भी ऑप्शन में बहुत पैसा बनेगा, इसकी संभावना कम है। तो आज रहने दें। सीधा तो मैं आपको खरीदने की राय दूंगा नहीं, बिक वाली की राय दूंगा नहीं, और ऑप्शन में करेंगे तो आपके लिए है ना थोड़ा सा प्रीमियम इतनी देकर कमाना मुश्किल होगा। नोटा आज के लिए, और इस नोटा के साथ अगर आपको कमाने हैं नोट, तो फिर एक स्पेशल बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए। सिद्धार्थ जी तैयार है अपनी बेहतरीन पिक के साथ। जनता की भारी मांग पर सिद्धार्थ जी ने अपना एक और हीरा निकाला है खजाने में से, जो कि तैयार है दिखाने के लिए, बताने के लिए, और आपको पसंद आए तो खरीद भी लीजिए। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए अनिल जी, आपने 100 रुपए की बात की थी, तो एग्जैक्टली 100 रुपए की कंपनी लेके आया हूँ। इतना एक्यूरेसी से कंपनी चुन के लाया हूँ, और वो कंपनी है एनसीएल इंडस्ट्रीज। क्या बात है। एनसीएल इंडस्ट्रीज सीमेंट का स्मॉल कैप कंपनी है, करीबन 500-600 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। ये कंपनी को खरीदना चाहिए। साउथ बेस्ड कंपनी है, और इनका जो ब्रांड है वो है नागार्जुना सीमेंट। वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी कंपनी, अबिटा पर टन हाईएस्ट आया पिछले क्वार्टर में। मुझे लगता है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। मॉनसून जब कगार पे है खत्म होने पे, एनसीएल इंडस्ट्रीज दिसंबर तिमाही के नतीजे, सितंबर के नतीजे बहुत अच्छे रह सकते हैं। 136 का हमारा टारगेट है। ओके, तो ये है आपके लिए एनसीएल इंडस्ट्री। 100 रुपये मैंने कहा था, और ये दी है 101 रुपये 25 पैसे पर खरीदारी करने की राय। समझ तो गए होंगे ऊपर का ₹1.25 शगुन का जो सिद्धार्थ जी की तरफ से, तो 101 रुपये 25 पैसे में सिद्धार्थ जी की तरफ से खरीदारी करने की राय आई है 136 रुपये के टारगेट के लिए। वाह सिद्धार्थ जी, कमाल कर दिया आपने। 100 रुपये का स्टॉक 100 रुपये में, और ₹1.25 शगुन के ऊपर से। तो ये बेहतरीन स्टॉक सिद्धार्थ जी की तरफ से आता हुआ आपके लिए। आइए, सीमेंट स्टॉक में सिद्धार्थ जी बुलिश हैं, आपके लिए खरीदारी करने की राय भी दे रहे हैं। आइए, आखिरी कुछ मिनट बचे हैं, और अब बाजार बंद होने की तैयारी में एक और स्टॉक है जो बड़ा मजबूती के साथ ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। क्या यहाँ पर कल बीटीएसटी के लिए लिहाज से खरीदारी की जा सकती है, और वो है जेएसपीएल। आमतौर पर ये जब मौका मिले बैन में घुस जाता है। सिद्धार्थ जी, माफ़ कीजिएगा, सिद्धार्थ जी नहीं, सॉरी, सुमित जी, बैन में घुसा नहीं है, और ये बैन से बेनिफिट भी तो देखना है। पहले आप जल्दी से जेएसपीएल पर राय दे दें, फिर बैन से बेनिफिट देखेंगे। बताएं सुमित जी, जेएसपीएल। अनिल जी, 220 के ऊपर ये क्लोजिंग दे, उसके बाद इसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। जिन्होंने बाय कर रखा है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे मेटल स्पेस यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव आज दिखाए हैं। तो एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के कैरी करें, फ्रेश बाइंग कल देखेंगे इसके अंदर। ओके, कल देखेंगे। आप ये ठीक है आपकी स्ट्रेटजी, आज का काम कल पे टाल दो बस। बहुत बढ़िया सुमित जी, वेरी नाइस, कीप इट अप। सारा काम आज खत्म कर देंगे तो कल क्या करेंगे, तो थोड़ा बहुत कल के लिए भी रखना चाहिए। बिल्कुल, ये इनकी बंसल जी टाइप की आदत मत डालो, कल का काम आज ही कर ले, कल के लिए हमेशा बचा के रखे कुछ ना कुछ। ओके, आइए, जैसे कि 3 बजे का काम 3:20 तक बचा कर रखा है आशीष चतुर्वेदी ने, 3:25 तक वक्त है बैन से बेनिफिट का। आशीष, आपको क्या लगा कि मुझे 3:30 बजे तक याद नहीं आएगा बैन से बेनिफिट? अनिल जी, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था। किसकी होने वाली है? अरे, आप मेरा भाई इंतजार कर रहे हैं और मैं यहाँ। ओके, बताइए। अनिल जी, एक ही स्टॉक बैन में बना हुआ है, वोडाफोन आइडिया, और यहाँ पर अगर आप देखें तो कल के मुकाबले पोजीशंस तो जरूर कम हुई है, लेकिन स्टॉक अभी भी बैन में बना रहेगा, क्योंकि करीब 87% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। 80% से नीचे आएंगे तभी बैन से बाहर निकलेगा। लेकिन एक स्टॉक है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट बढ़कर 106% हो गई है, यानी निश्चित है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बैन में आएगा, वोडाफोन आइडिया बैन में बना रहेगा। ओके, तो आईबुल हाउसिंग फाइनेंस बैन में आने की तैयारी में, और इसके लक्षण सुबह ही वागले साहब को दिख गए थे। तो आज सुबह वागले साहब ने इसे शॉर्ट करने की राय भी दी थी, और उसके बाद स्टॉक नीचे गया भी। ये बैन में आने की तैयारी में और आइडिया बना रहेगा। ओके, इस बीच डॉक्टर रेड्डीज, इस पर एक अपडेट। डॉक्टर रेड्डीज बिल्कुल जबरदस्त कमाल करता हुआ दिख रहा है, बाकी सब डॉक्टर्स की तरह।
वाह, 4,400, क्या बात है सेठी साहब, कमाल ही है। 4,350 वाला 50 रुपये ऊपर। सेठी साहब ने अभी 3:10-15 के आसपास का आपको ये स्टॉक बताया था BTST के तौर पर, और डॉक्टर रेड्डीज ने कमाल किया, 4,400 तक की दौड़ लगाई है। 4399.85 उर्फ 4,400, ये है सेठी साहब का कमाल आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज पर। आखिरी कुछ मिनट और दीप, प्लीज डू द ऑनर्स, क्लोजिंग सेरेमनी। अनिल जी, अच्छा एक्शन देखने को मिला है। कल की इतनी तेज गिरावट के बाद आप अगर देखें तो निफ्टी की अच्छी रिकवरी रही है। बैंक निफ्टी के लिए वॉलेटाइल सेशन था, पर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों 100 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बंद हो रहे हैं। आज लंबे समय बाद हम देख रहे हैं कि अपसाइड पर निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस रही है बैंक निफ्टी के मुकाबले। किसने पार्टिसिपेट किया है? भारतीय एयरटेल। AGR मामले के बाद स्टॉक में एक फ्रेश तेजी आई है। 550 के लेवल्स पर भारतीय एयरटेल डेज हाई के करीब क्लोज हो रहा है 7% की गेन के साथ। JSW स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील, मेटल स्टॉक्स में आज तेजी लगी हुई है। कुछ खबरें आ रही हैं प्राइस हाइक्स को लेकर, जिसकी वजह से यहाँ पर सपोर्ट आते हुए दिख रहा है। एशियन पेंट्स, यहाँ पर अच्छी खरीदारी आई है लंबे समय बाद। NTPC, बजाज फाइनेंस, यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस देखिए, और फार्मा पैक पर अब खरीदारी आते हुए देख रहे हैं, जैसे कि आप बता रहे थे। डॉक्टर रेड्डी, साथ ही सिप्ला, यहाँ पर भी बढ़िया एक्शन रहा है, और ऑटो स्टॉक्स भी एक्शन में रहे जैसे जैसे ऑटो सेल्स नंबर्स आए। दूसरी तरफ भारतीय इंफ्राटेल, हालांकि इंडस टावर्स के साथ मर्जर क्लियर हो गया है, बट जिस तरह से नेगेटिव खबर आई एक तरह से वोडाफोन आइडिया के लिए, तो उसका इम्पैक्ट भारतीय इंफ्राटेल पर भी आपने आते हुए देखा। नंबर से पहले ONGC कमजोर था, एक्सिस बैंक पर हल्का सा दबाव, और IT स्टॉक्स में आज थोड़ी बिकवाली होती हुई दिखी है आपको। इसके अलावा अगर आप मार्केट्स में एक्शन देखेंगे तो और बढ़िया एक्शन आपने फार्मा में देखा। बायोकॉन, यहाँ पर एक ड्रग अप्रूवल, ड्रग लॉन्च को लेकर अच्छी खबर थी। 8% की तेजी बायोकॉन में रही है। JSPL, जिसके बारे में आप अभी बात कर रहे थे, साथ ही PVR, यहाँ पर अच्छी खरीदारी थी। डिवीज लेबोरेटरीज, नैल्को, मन्नापुरम, और साथ ही मदरसन सुमी, भसीन साहब की रिकमेंडेशन, वहाँ पर भी बढ़िया एक्शन आते हुए देखा है। तो अनिल जी, अच्छा एक्शन रहा। निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली, काफ़ी सारे सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट करा है, और 11,500 के जस्ट नीचे प्रोविजनल क्लोजिंग का नंबर आया, जहाँ तक निफ्टी का सवाल है सर। बिल्कुल दीप, और आप जैसे देखना चाहें, मैं तो अच्छी क्लोजिंग ही मान रहा हूँ। सेंचुरी मार्कर निफ्टी, सेंचुरी मार्कर बैंक निफ्टी बंद हुआ है, ट्रिपल सेंचुरी मार्कर सेंसेक्स बंद हुआ है। तो ऐसे ट्रेडिंग सेशन से कहीं कोई कंप्लेन होनी नहीं चाहिए। ठीक है, सारे दुनिया भर के बाजारों के मूड माहौल को देखते हुए ये क्लोजिंग आपके लिए अच्छी मानी जाएगी। खबरों के दम पर एक्शन है ही, चूँकि आज पूरा दिन बिना किसी खराब खबर के निकल गया, किसी तरह के कोई तनाव बढ़ने की खबर आई नहीं, और इस वजह से रिकवरी हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि कल सुबह जब बाजार खुले तब तक इसी तरह से या तो कोई ख़राब खबर ना आए, या फिर कुछ और बेहतर खबर सुनने को मिले। डाउ फ्यूचर्स भी आप देख सकते हैं माफ़ कीजिएगा, एकदम फ्लैट हो चुके हैं, 1 पॉइंट नीचे, 2 पॉइंट नीचे, इस तरह का ट्रेड डाउ फ्यूचर्स में भी होता हुआ दिख रहा है। फ्यूचर ग्रुप के सारे शेयर आज आ गए नीचे, सारे के सारे। कल वन डे वंडर सारे के सारे बढ़े, और आज सारे स्टॉक्स नीचे की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। लोअर सर्किट के आसपास सारे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इसलिए हम जब विश्लेषण कर रहे थे, ये कह रहे थे कि मौका देखते ही निकल जाइएगा, इन्हें अब लंबा रखने में कोई समझदारी वाली बात है नहीं। चलिए, बाजार हो चुके बंद, और शाम का कार्यक्रम आपको बता दें। शाम को 6 बजे जिसका डर था वही बात होगी। महामारी के बाद अब इकोनॉमी पर भी मंदी की मार है। इस वित्त वर्ष के पहली तिमाही में GDP -24% तक गिर गई है। ये 40 साल का सबसे निचला लेवल है। एग्रीकल्चर को छोड़कर GDP में सारे के सारे बाकी 7 सेक्टर रिकॉर्ड गिरावट के साथ गिरे हैं। सबको पता था कि आंकड़े तो गिरावट वाले आएंगे, जिस तरह का माहौल था, लेकिन गिरावट इतनी ज़्यादा होगी ये भी शायद पूरा अंदाज़ा नहीं था। क्यों इतनी ज़्यादा GDP गिरी है, और क्या इसका गिरना किसी बड़े खतरे की घंटी है? आम आदमी पर GDP की इस गिरावट का क्या असर होगा? जॉब्स और GDP का कनेक्शन, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। नौकरियां GDP के साथ किस तरह से कम या ज़्यादा होती है, ये बड़ा सवाल है। तो हर एक नौकरीशुदा आदमी को ये शो ज़रूर देखना चाहिए। इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान होंगे। अजय बग्गा साहब होंगे, बाजार के जाने माने एक्सपर्ट, आज सुबह आपके साथ थी। प्रोफेसर अरुण कुमार होंगे, सीनियर इकोनॉमिस्ट, और विदिशा गांगुली, प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट CII की, वो आपको ये बताएंगी, तीनों बताएंगे कि GDP का जॉब कनेक्शन क्या है, जो आपको आसान भाषा में समझाएंगे। आप भी अगर कोई राय अपनी रखना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो हैशटैग आपकी खबर आपका फ़ायदा, इसका इस्तेमाल करें और भेजें हमारे ट्विटर हैंडल पर। 8:30 बजे हेल्थ इंश्योरेंस पर होगी बातचीत। या आपने अक्सर सुना होगा कि आपके इलाज का खर्च हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा उठाया जाता है, लेकिन आज हम आपको 5 ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बता रहे हैं
जो न सिर्फ आपके इलाज का खर्च उठाएंगी बल्कि इसके साथ ही आपको वो सारे फायदे देंगी जो कि एक स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में शामिल नहीं होते। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस के साथ लाइफ इंश्योरेंस का फ़ायदा देने वाली भी पॉलिसीज़ हैं। ऐसी पॉलिसी भी हैं जो महज 500 रुपये से कम के प्रीमियम में आपका इलाज का खर्च उठाती है। तो 2020 की इस नई तरीके की जो पॉलिसीज़ आ रही हैं इनके बारे में हम जानेंगे और बताएंगे आपको कौन कौन सी पॉलिसी आपके काम की हो सकती है और किस पॉलिसी में आपको क्या मिल रहा है। तो रात को 8:26 पर देखिएगा मनी गुरु, बड़े काम की 5 इंश्योरेंस पॉलिसी ये आपके लिए। किस तरह से आप ये पॉलिसी, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, किस तरह से आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये गिफ्ट कर सकते हैं। कोरोना के वक्त में खर्चों को निपटने के लिए कौन सी पॉलिसी बेस्ट है, एक साथ हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस कहाँ मिलेगा, 2 साल में सम एश्योर को डबल करने वाली पॉलिसी भी हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको जाननी देखनी चाहिए, ये मिस मत करिएगा। ये है आपके लिए आज का बड़ा एक्शन। निफ्टी बैंक बंद होता हुआ 23,812 पर 57 अंकों की मजबूती। निफ्टी 11,470 पर बंद होता हुआ 82 अंकों की मजबूती। 38,900 पर बंद होता हुआ सेंसेक्स 272 अंकों की मजबूती। ये है आज का क्लोजिंग शो, ये क्लोजिंग सेरेमनी आज की जो आप देख रहे हैं। बाजार बंद होना चाहते हैं तो कुल मिलाकर आज की क्लोजिंग, कुणाल जी सेटिस्फाइंग, कोई कंप्लेन नहीं? अनिल जी बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं है, बहुत अच्छी क्लोज है। अनिल जी कल जो पैनिक था वो आज सबसाइड हो गया है और जो कल एक अनईजीनेस थी अनिल जी, आज किसी को भी अनईजी नहीं लग रहा है। तो बाजार ने अपनी रेजिलियंस दिखाई है अनिल जी और मुझे लगता है कि एक बार के लिए संकट टल गया। किसी को क्या नहीं, पहले बंसल जी को पूछ ले। बंसल जी, आर यू फिट एंड फाइन या फीलिंग अनईजी? नहीं अनिल जी, मैं तो बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। कल आपने बोला था मुझे कि कॉल देने की कोई जरूरी नहीं है, पहले तबीयत का ध्यान रखना, एकदम दिमाग को शरीर को चुस्त दुरुस्त करके आना। तो चुस्त दुरुस्त के बाद अनिल जी मेरे में एनर्जी थोड़ी ज्यादा आई, तो पिक ऑफ द डे ढूंढा था मैंने जेट एयरवेज, और वो भी अनिल जी ऑलमोस्ट लोअर सर्किट पर है। तो आई एम प्योरली फिट एंड फाइन और बिल्कुल मैं कुणाल जी से एग्री करता हूँ कि माहौल अब एकदम दुरुस्त हो गया है। हाँ, अभी तक तो जो है ना वो डायलॉग चलता था, यही चलता था कि अगर सिद्धार्थ जी वो डायलॉग आपने सुना होगा ना, क्या अगर डाव को छींक आ जाए तो हमें यहाँ पर निमोनिया हो जाता है या बुखार आ जाता है। कल हमारे बंसल जी थोड़े से अनईजी क्या हुए, निफ्टी मतलब बैंक निफ्टी ऐसा गिराया ऊपर से नीचे, इसलिए हमारे बहुत ज़रूरी है कि बंसल जी फिट एंड फाइन रहें, बिल्कुल भी अनईजी फील ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब हम डायलॉग बदल देंगे, डाउ से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बंसल जी अगर जरा भी अनईजी हुए तो इंडेक्स हिल जाएगा, ये ध्यान में रखिए। तो बंसल जी का ध्यान रखना कुणाल जी आपकी पर्सनल जिम्मेदारी है पूरी तरह से, और अगर बंसल जी को कुछ हुआ तो इसके लिए आपको जिम्मेदार ठहरा जाएगा, जवाब तलब किया जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी खाली कुणाल जी नहीं, तब तो अगर बंसल जी का इतना बड़ा कनेक्शन है मार्केट के साथ तो हम सभी को भी बंसल जी का रोज ध्यान रखना पड़ेगा, तभी मार्केट खड़ा रहेगा। हाँ बिल्कुल, देखो बंसल जी आप तो खाली तबीयत ठीक रखो, आपका ध्यान रखने के लिए पूरा देश तैयार है। बिल्कुल सुनिए जी जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए बंसल जी का ध्यान मैं रख लूंगा, आप बाकी सभी लोग मेरा ध्यान रखें, मैं बंसल जी का रखता हूं। मैं सबका ध्यान रखूंगा, कौन किस किस का ध्यान कितना रख रहा है, जिसमें मैं रखूंगा सबका ध्यान, आप चिंता न करें। बिल्कुल निश्चिंत रहे, हमेशा की तरह मेरी जिम्मेदारी। चलिए, और आज कार्यक्रम का समापन करते हैं। आज गणपति विसर्जन का भी दिन है, अनंत चतुर्दशी है। उम्मीद करते हैं गणपति जी चूँकि जा रहे हैं, अगले साल फिर आएंगे, और जाते जाते उम्मीद करते हैं कि अपने पूरे देश दुनिया में जो दुख हैं उन्हें अपने साथ लेकर जाएंगे और खुशियां हमें देकर जाएंगे। तो चलिए, आप सभी से विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए।